हो गया। ये कुछ तिरछा है ना सर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफी लंबा टाइम हो गया है। फ्राइडे के बाद ट्यूसडे को जब क्लास होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे दिन हो गए, और फिर ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे तो यूजुअली क्लास होती ही है ना। सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म करते हैं चैप्टर को फटाफट, फिर अगली फेज पे भी चलेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे इस वीक में। होप्स हो कि एनाटॉमी आपका खत्म करना है हमें, है ना। सो एनाटॉमी में मैंने आपको जाइलम फ्लोएम डिस्कस किया था पिछली क्लास में। जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टाइप के परमानेंट टिश्यू है। जाइलम मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है वाटर एंड डिजोल्व सॉल्यूट्स के लिए, तो उसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो जाइलम सैप बन जाएगा। और फ्लोएम एक प्रिंसिपल फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है, बिकॉज मेनली कंसर्न उसका वही है कि वो फूड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट, है ना। फूड की जगह वर्ड ऑर्गेनिक सल्यूट यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो फ्लोएम की होगी, है ना। सो जाइलम एंड फ्लोएम। फिर हमने एक कंपैरेटिव अकाउंट भी डील किया था कि जाइलम में 4 कंपोनेंट है, फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट है। तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? उसमें हमने ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर, पैरेन्काइमा। इनमें से ट्रैकीड, वेसल और फाइबर ये 3 डेड थे, और द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम इज पैरेन्काइमा। ऐसे ही फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट्स पढ़े हमने। सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम में पैरेन्काइमा है, और फ्लोएम का फाइबर भी है। फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। तो बास्ट फाइबर ऑलरेडी हमने स्केलर एंड काइमा के टाइम पे पढ़ा ही था। उसमें एग्जाम्पल जूट, फ्लेक्स और हेम्प पढ़े थे हमने, है ना। तो फ्लोएम में अगर आप देखेंगे तो फ्लोएम में क्या केस है? फ्लोएम के केस में ये है कि फ्लोएम में 3 कंपोनेंट जो है वो हमारे पास लिविंग हो गए, और एक दैट इज द फाइबर वो डेड कंपोनेंट आएगा। तो ये एक कंट्रास्ट हो गया कि जाइलम में 4 में से 3 डेड हैं, एक लिविंग दैट इज पैरेन्काइमा, और फ्लोएम के 4 में से 3 लिविंग है, 1 इज डेड विच इज फाइबर। ठीक। फिर प्रेजेंस और एब्सेंस की अगर हम बात करें तो वो भी हमने देखा। अगर हम पहले जाइलम को ले लेते हैं तो जाइलम में हमने कंसीडर किया कि ट्रैकीड, वेसल ये मेन कंडक्टिंग है। अगर हम उन 4 में से भी कहें तो जाइलम में ये कंडक्टिंग आएंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट बेटा, है ना। एक्सक्यूज मी, ये लिंक क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ओ, तो हमारे पास क्या हुआ कि ठीक है, जाइलम में से ये इन चीजों को देखना है कि क्या ये ऐसे हैं कि ट्रैकीड्स और वेसल्स मेन कंडक्शन का काम कर रहे हैं, और फिर फाइबर तो केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जाइलम स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। अगर कभी ये क्वेश्चन हो कि जाइलम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों प्रोवाइड कर रहा है? देन बिकॉज ऑफ फाइबर। फिर ऐसे फूड का स्टोरेज भी हो गया। अब फूड का स्टोरेज अगर जाइलम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा, बिकॉज फूड स्टोरेज तो लिविंग कंपोनेंट में ही होगा, एंड दैट लिविंग कंपोनेंट इज पैरेन्काइमा। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस उनको आंसर कर सकते हैं सरलिंग। तो ये एक मेन चीज आ जाएगी कि हमें ये आंसर्स भी करने हैं। फिर ऐसे फ्लोएम में भी हमने देखा कि सीव ट्यूब केवल एंजियोस्पर्म में था। कंट्रास्ट टू दैट अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में वहां पे सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट थी। तो एक ये डिफरेंस आ गया कि जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म तो हम पढ़ ही रहे, एंजियोस्पर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीव ट्यूब एग्जिस्ट करता है। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा उसका। और उसकी जगह पे अगर जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो वहां सीव सेल और एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट है। और फिर आपने ये भी लिखा था कि फ्लोएम में जो फ्लोएम का पैरेन्काइमा है वो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट के अंदर एब्सेंट होता है। तो जो जो जाइलम फ्लोएम में की पॉइंट्स थे जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको सब पिछली क्लास में करा दिए थे कि किसमें क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, क्या लिविंग है, क्या डेड है, फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली ट्रैकीड, वेसल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, इन सब के बारे में पढ़ना है और फिर आगे के कंटेंट पे मूव करना है। ओके, सो कौन कौन आ गया है क्लास में
श्लोक पांडे, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो गई, हालांकि आपने 11:22 पे रिप्लाई किया था। दीपांशु, सरफराज, कनिका, शान्या, ओके, सरफराज, हिमांशु, प्रशांत, आप लोग तो चैट में लग गए। अभिषेक, समीर, अभिषेक, अंशिका, विवेक, विधि, रैनी, कनिका, निधि, विधि, प्रशांत, हर्षिता, साक्षी, समीर, बरखा, अभिषेक, फिर लिस्ट बहुत लंबी है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आए तो सही, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें जाइलम फ्लोएम पढ़ना है। मैं इसकी जरा पोजीशन ठीक करता हूं, आई होप कि अब ये काम करेगा। सबसे पहले जाइलम की बात करते हैं। जाइलम दैट इज कॉल्ड हेड्रोम, आपने लिखा ही था। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स भी हमने पढ़े थे। चलिए आज की क्लास में मेन कंटेंट उठाते हैं कि हमें जाइलम में क्या क्या पढ़ना है। तो जाइलम में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ट्रैकीड्स। जैसे आप अगर बनाएंगे तो एक ट्रैकीड है और एक वेसल्स है। जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो ये ट्रैकीड्स आपको सारे वेस्कुलर प्लांट में मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम टेरिडोफाइट अप टू द मोनोकॉट, है ना। बिकॉज जब वेस्कुलर प्लांट की बात करते हैं तो मतलब ये था कि वेस्कुलर प्लांट का मतलब है कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। लेकिन जाइलम में क्या कंपोनेंट है ये उस टाइम पे डिस्कस नहीं किया प्लांट किंगडम में हमने, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होगा जाइलम में कंडक्टिंग एलिमेंट, वो क्या होगा, वो केवल ट्रैकीड्स होगा। सो दिस इज इन ऑल वेस्कुलर प्लांट। ये तो आपको सारे वेस्कुलर प्लांट्स में मिलेगा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि टेरिडोफाइट या फर्न के जाइलम में क्या प्रेजेंट है, फर्न के अंदर मेन कंडक्टिंग एलिमेंट कौन सा होगा, तो कंडक्टिंग एलिमेंट ऑप्शन वही है आपके, ट्रैकीड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा। तो आंसर क्या आएगा, ट्रैकीड। बिकॉज टेरिडोफाइट में जो प्रेजेंस थी वो ट्रैकीड की थी। जिम्नोस्पर्म में भी ट्रैकीड्स मेजर कंपोनेंट थे। हालांकि आपको लिखाया था कि देयर आर फ्यू जिम्नोस्पर्म जिनमें वेसल्स भी प्रेजेंट हो गई थी एट लास्ट, नीटम, एफिड्रा, वेल्विशिया, जिंको, ये नाम मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में पढ़ाए हैं। क्योंकि इनमें वेसल प्रेजेंट है तो ये एंजियोस्पर्म के साथ एफिनिटी को शो कर रहे थे। एंजियोस्पर्म में वेसल्स होती ही है, ये आप जानते ही हैं। तो ट्रैकीड तो सारे वेस्कुलर प्लांट है। वेसल की अगर हम बात करेंगे तो बुक में तो ये लिखा है कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक टू एंजियोस्पर्म, तो ये एंजियोस्पर्म में भी है बट नॉट इन ऑल, ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में है। और इसके अलावा आपने जो एक्सेप्शंस में पढ़े थे, फ्यू जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो वेसल्स कहां प्रेजेंट होंगी, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में होंगी और फ्यू जिम्नोस्पर्म में होंगी। वो एंजियोस्पर्म कौन से हैं जिनमें वेसल्स नहीं होती, वो आपके पार्ट में नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द एंजियोस, कैरेक्टरिस्टिक टू एंजियोस्पर्म और ऑलवेज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म दो अलग अलग स्टेटमेंट है। बुक में लिखा है कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक टू एंजियोस्पर्म, तो वो ठीक है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में देयर आर 3 फैमिलीज एक्चुअली जिनमें नहीं होती, बाकी सब में होती है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल प्रेजेंट है और कुछ जिम्नो के एग्जाम्पल में आपको लिखा चुका था, प्लांट किंगडम में देखिएगा तो आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, वो जिम्नोस्पर्म जिनमें वेसल्स की प्रेजेंस है। तो ट्रैकीड और डेड दोनों ही है, दोनों प्रेजेंट है तो दोनों कंडक्शन करेंगी, एक प्रेजेंट है तो दैट इज ट्रैकीड तो एक कंडक्शन करेगी। तो वो सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। शिवानी जैन ने पूछा सर वेस्कुलर का मतलब क्या है। वेस्कुलर का मतलब बेटा वैसे तो वेस्कुलर बंडल से नहीं, वेस्कुलर का मतलब होता है कंडक्टिंग, है ना, जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करे दैट इज वेस्कुलर। जैसे वेस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेस्कुलर टिश्यू का मतलब हो गया कंडक्टिंग टिश्यू, कि जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो वेस्कुलर कहलाएगा। तो आप कंडक्टिंग से ले सकते हैं, है ना, वेस्कुलर मींस कंडक्टिंग एलिमेंट्स, है ना, वेस्कुलर एलिमेंट कंडक्टिंग एलिमेंट, वेस्कुलर टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू, है ना। तो इस तरीके से करेंगे तो चल जाएगा आपका कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सिस्टम या टिश्यू वेस्कुलर सिस्टम या टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, एक ओवरव्यू फटाफट देखते हैं कि वेसल्स और ट्रैकीड्स में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली वेसल्स और ट्रैकीड में डिफरेंस सिर्फ इसी सेंस में है कि भाई वेसल जो है वो यूजुअली एक के ऊपर होती है और जो ट्रैकीड्स हैं वो पॉइंटेड हैं लाइक दिस। वेसल अगर आप बनाओगे तो वेसल्स इस तरीके से हैं, ये मान लीजिए ये वेसल है और जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है वो ट्रैकीड बना हुआ है। ट्रैकीड में खास बात क्या है कि ये जो है दिस इज कॉल्ड टैपरिंग, पॉइंटेड।
है ना। बाकी ये डेड है तो आपको जो दिखाई देगा स्ट्रक्चर वो केवल सेल वॉल दिखाई देगा और कुछ नहीं। और जगह जगह पे क्या होगा, पिट्स, दरारें प्रेजेंट होंगी, जैसे आपने स्केलेरेन्काइमा में बनाया था ना। हालांकि ये स्केलेरेन्काइमा नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का टिश्यू है। स्केलेरेन्काइमा के जैसा है कि लिग्निफाइड वॉल यहां भी है, लिग्निन का डिपोजिशन यहां भी बहुत सारा है, लेकिन इसको आप स्केलेरेन्काइमा के साथ नहीं रख सकते। कैरेक्टर या स्ट्रक्चर्स आप मोर और लेस सिमिलर ही बनाओगे, लाइक दिस। और यहां पे ऊपर भी होंगी, यहां पे बहुत सारे दरारें प्रेजेंट होंगी। सो दीज आर कॉल्ड पिट्स। ऐसे बस वेसल बनाएंगे तो वेसल फ्लैट होती हैं। आप यहां पे भी इनको डार्क करके बनाओगे, जैसे एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं भी आपको वो भी दिखा देता हूं। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये डिपोजिशन है वॉल का, दरारें यानी पिट्स यहां भी प्रेजेंट होंगी। बट यूजुअली होता है क्या है कि जो वेसल होते हैं ना वो एक के ऊपर एक होते हैं। दे आर अरेंज इन ए कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आते चले जाएंगे। तो जो मेजर डिफरेंस है ट्रैकिड और वेसल के स्ट्रक्चर में वो एक यही है, पिट्स दोनों में है, लिग्निफाइड वॉल दोनों की है, दोनों में सेंटर जो स्पेस आएगा दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन, है ना। यहां पे भी दरारें प्रेजेंट हैं, दिस स्पेस इज ल्यूमेन। और ये ल्यूमेन यहां भी प्रेजेंट होगा, यहां भी आप कह सकते हैं कि ये ल्यूमेन है। पिट्स यहां भी प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो द पिट। बस इसका एंड पॉइंटेड नहीं है, वेसल में आप पॉइंटेड एंड नहीं बना रहे, एक ये डिफरेंस आप कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वेसल मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में कुछ है एडिशनल हो गया एक्चुअली, कि ट्रैकिड तो अपना काम तब भी कर रही है जब वो टेरिडो में थी या जिम्नो में थी या एंजियो में थी। वेसल एडिशनली हो गई बिकॉज एंजियोस्पर्म को एडवांस है, तो एक और कंडक्टिंग एलिमेंट नेचर ने दे दिया कि तुम इसके साथ भी कंडक्शन कर सकते हो। और वेसल एंड टू एंड होती हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि वेसल्स आर अरेंज एंड टू एंड फॉर्मिंग ए कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए कोई पेन है तो इसमें से आप उसका रिफिल निकाल दीजिए, अब ये पेन का एक शेल हो गया तो ये कैपिलरी के जैसा बन गया। हालांकि कैपिलरी का डायमीटर तो बहुत कम होता है, आप फिजिक्स में पढ़ते ही। बस इस पे आपको दरारें डालनी है, क्रैक्स डाल दीजिए और बस आप एक के ऊपर एक पाइप से अरेंज कर दीजिए तो एक वेसल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। ट्रैकिड टैपरिंग एंड के साथ आती है, बस यही आपको डिफरेंस याद रखना है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो बुक की लैंग्वेज क्या है, ये ट्रैकिड हो गई, ये वेसल हो गई। ये कट सेक्शन में ऐसा है, बाकी पॉइंटेड ये होती है ना। यहाँ पे देखोगे तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, दिस वन, कि ये टैपरिंग एंड है। जो इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैकिड के लिए वो क्या है कि पॉइंटेड है ना, टैपरिंग एंड। और ये सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर के जैसा कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो ये कैपिलरी के जैसा शो करती है, जैसे एक फाइन कैपिलरी होगी लाइक दिस, है ना। इनर वॉल यहाँ पे थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म, तो थिकनिंग्स अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिंग की फॉर्म में थिकनिंग बनी हुई है ना। जो सेकंड डायग्राम देखोगे तो ये कहलाती है एनुलर, एनुलस का मतलब रिंग होता है, तो ये एनुलर थिकनिंग्स हैं, है ना। ये पहले वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये सर्किल के जैसी बनी हुई है ना। तो ये स्पाइरल या इसको आप स्फेरिकल मान सकते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इनको हम ये स्पेशल पोर की फॉर्म में थिकनिंग्स हैं, तो थिकनिंग्स वेरिएबल हो जाएंगी, है ना। थिकनिंग्स अलग अलग है। लाइक ये पेन है, इस पेन के ऊपर आप चाहे तो सर्किल रिंग्स बना दीजिए बहुत सारी, तो जैसे बीच का डायग्राम बना हुआ है तो आप मान लीजिए कि ये एनुलर थिकनिंग हो गई। अगर इस पर नेटवर्क के जैसा कुछ भी बना दोगे डिजाइन सा, जैसे मैंने अपने फिगर में बना दिया, तो रेटिकुलेट थिकनिंग हो गई। अगर एक स्प्रिंग के तरीके से इसको आप स्पाइरल बनाओगे तो स्पाइरल थिकनिंग्स हो जाएंगी। अगर छोटे छोटे पोर्स बने हैं तो वो सिंपल पोर कहलाते हैं। उनकी बाउंड्री पे, जैसा बुक में डायग्राम में दिखाया गया कि उनकी बाउंड्री पे आपने ज्यादा जो है वो थिकनिंग कर दी तो बॉर्डर्ड पिट्स हो जाती हैं। हमने क्या किया, एक बॉर्डर बना दिया। तो थिकनिंग्स अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। वेसल मैंने अभी बताया आपको क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी के जैसे हैं, एक के ऊपर एक अरेंज है, इसलिए इन जनरल उन्हें वेसल मेंबर बोलते हैं। तो जो आप वेसल मेंबर्स लिखा हुआ है, वेसल मेंबर का मतलब क्या है, एक वेसल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, लाइक दिस। तो ये अरेंज होते चले जाएंगे। और फिर ये आपस में कनेक्टेड कैसे है, थ्रू परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब वही पिट्स, परफोरेशन का मतलब है यहाँ पे पिट्स से। तो पिट्स दोनों जगह होंगी कि भाई एक ये जाइलम है, मतलब एक ये ट्रैकिड है, ऐसे बराबर में एक और मान लीजिए, इसकी वॉल में क्रैक है, इधर की वॉल में भी क्रैक है। तो जो रेडियल कंडक्शन होगा, मतलब साइड में अगर पानी जाना है तो यहां से यहां डिफ्यूज करके जा सकता है, और जो राइज करना है
वो तो राइज कर ही रहा है। तो ये बात आ जाएगी कि ट्रैकिड और वेसल अरेंज दोनों है, अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों होंगी, एक प्रेजेंट है तो एक। अब ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं ये कि किसमें क्या प्रेजेंट है। आपको एक एग्जांपल दे दिया कि पाइनस में जाइलम कंसिस्ट ऑफ, तो पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, ये अलग क्वेश्चन था, और जिम्नोस्पर्म के अंदर ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती है मेन कंडक्टिंग, वो अलग है। अब कहा जाए कि जिंको के अंदर क्या है, तो जिंको भी जिम्नो है, लेकिन आपको लिखाया कि जिंको में वेसल होती है, तो वहां ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों होती हैं। ये दो चैप्टर को मिला के करने वाला बात था कि एक प्लांट किंगडम को भी इसमें इंक्लूड कर दिया और आपके ऑप्शंस पूछे गए हैं एनाटॉमी के हिसाब से। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहिए कि ये आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। शिवानी की बात फरहीन ने पूछा, सर एट द टिप वेसल भी, वेसल पॉइंटेड नहीं है बेटा, ये कट सेक्शन लिया गया है। जैसे एक खीरा या मूली को पकड़ के आप तिरछा काटोगे तो कट सेक्शन दिखाई देगा, पॉइंटेड नहीं होगा ये, है ना। सदफ ने लिखा, सर बुक में फर्स्ट टू फिगर ट्रैकिड लाइक है और थर्ड वेसल। यस, ये जो आपको दिखाया गया कि बुक के हिसाब से जब आप देखोगे तो जो इसमें एक्चुअली क्या है, सिर्फ डिफरेंस एक ही है। बुक में आपसे कभी ये मार्किंग को लेकर नहीं कहा जाएगा कि बीच वाला क्या है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ट्रैकिड और वेसल का डिफरेंस केवल यही है कि ट्रैकिड पॉइंटेड है, टैपरिंग एंड है, वेसल नहीं है, मान लीजिए। दूसरा डिफरेंस यह देखना है कि वेसल कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एक के ऊपर एक, फॉर्मिंग ए कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेसल मेंबर। और इसी तरीके से फिर वो सिलेंड्रिकल ट्यूब के जैसे हो जाते हैं। लिग्निन दोनों में है, डेड दोनों ही है, और दोनों ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कहां क्या प्रेजेंट है वो अलग से याद रखना होगा आपको, है ना। तो ट्रैकिड और वेसल्स में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जहां तक फाइबर और पैरेन्काइमा की बात है, वहां तो कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं। फाइबर आपने पढ़ा है, जैसे स्क्लेरेन्काइमा होता है, सेम चीज है, नथिंग स्पेशल, हाईली थिकेंड वॉल होगी। बस ये लिखा है ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, जो सेंट्रल ल्यूमेन, सेंटर में जो आप कैविटी बनाएंगे वो बीच बीच में जो है वो उसमें कुछ ना कुछ पार्टीशंस आ जाएंगे, क्योंकि ये सेप्टेट और ए सेप्टेट, मतलब कोई पार्टीशन ना हो तो ए सेप्टेट, और अगर पार्टीशन है तो सेप्टेट। तो इस लाइन की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज कभी पूछा नहीं गया कि जाइलम के फाइबर कैसे होते हैं। फिर भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, तो सेप्टेट और ए सेप्टेट, मतलब प्रेजेंट होगा सेप्टा और नहीं होगा। वॉल थिक होगी, वो हम अभी तक पढ़ते ही आए, ट्रैकिड में भी थिक वॉल लिखा हुआ है, वेसल में भी थिक वॉल है, जाइलम के फाइबर में भी थिक वॉल है। तो यानी कि तीनों डेड एलिमेंट में थिक वॉल है। वो मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया ही था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनमें जो थिकनिंग्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, लिग्निन का डिपोजिशन बढ़ता चला जाएगा। जहां तक पैरेन्काइमा की बात है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, पैरेन्काइमा में थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, नथिंग इज स्पेशल। जो आपने पैरेन्काइमा पढ़ा था पहले, वही चीज आप जाइलम के पैरेन्काइमा पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ट्रैकिड्स और वेसल्स फाइबर पैरेन्काइमा के अलावा देयर आर फ्यू सेल्स, जाइलम में कुछ ऐसी भी सेल होंगी जो रेडियल कंडक्शन करेंगी। लिविंग है ये, पैरेन्काइमा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिविंग है, तो ये साइड में रन करेंगी। जैसे जाइलम तो ऐसे रन कर रहा है क्योंकि उसका काम है कंडक्शन करना, तो नीचे रूट से पानी लेके मान लीजिए ट्री के टॉप तक ले जा रहा है, तो ये तो वर्टिकल कंडक्शन हो गया। लेकिन प्लांट की तो थिकनेस है, जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है, जाइलम के नियर बाई मान लीजिए कैम्बियम है, फ्लोएम है, बाकी टिश्यूज भी हैं, तो उन टिश्यू को भी तो पानी चाहिए, उनके लिए कोई घूम के तो आएगा नहीं, उनको पानी भी चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो जो रेडियल कंडक्शन है, चारों तरफ जो जाने वाली बात है, इसके लिए कुछ सेल्स अलग से जाइलम में होती हैं, दोज आर कॉल्ड रे पैरेन्काइमा सेल्स। रे मतलब रेडियल, रेस के जैसी है, पैरेन्काइमा है, लिविंग है, और यहां कंडक्शन करने का काम ये करती हैं। तो जब वर्टिकल कंडक्शन की बात आएगी तो उसमें ट्रैकिड और वेसल आंसर हो जाएगा। जब रेडियल कंडक्शन की बात आएगी तो आंसर होगा जाइलम में रे पैरेन्काइमा। क्लियर? तो ये रे पैरेन्काइमा वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बिकॉज यूजुअली हम इसे स्किप कर देते हैं। नॉर्मली हमें जाइलम में पढ़ाते समय यही याद रहता है, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा, और उनके बारे में पढ़ाया और खत्म। और जब रेडियल कंडक्शन की बात आएगी तो जाइलम में रे पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो रेडियल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये आपके लिए एडिशनल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं जाइलम के टाइप पे। जाइलम जब बनता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी टिश्यू बनेगा तो पैरेन्काइमा से ही बनेगा, पहले मेरिस्टम से पैरेन्काइमा, देन पैरेन्काइमा से जो भी परमानेंट टिश्यू बनना है वो बनेगा। सो जब जाइलम बनेगा तो जाइलम में भी जब न्यूली फॉर्म्ड जाइलम होता है तो उसे बोल देते हैं प्रोटोजाइलम। तब ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग नहीं होते, डेवलपिंग स्टेज में है, ये डिपेंड करेगा कि क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन धीरे धीरे सब बन जाएंगे। जब ये सारे एलिमेंट बन जाते हैं
जब ये सब मैच्योर हो जाते हैं, जब ये सब अपने अपने फंक्शंस करने लगते हैं, अपने अपने फंक्शन का मतलब ट्रैकीड और वेसल्स अगर है तो उससे कंडक्शन होना है, वर्टिकल फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, पैरेन्काइमा फूड और सब्सटेंसेस को स्टोर करेगा, और रे पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन करेगा। तो जब ये सारे फंक्शंस एलिमेंट के असाइन हो जाते हैं तब उसको मैच्योर जाइलम बोलते हैं। तो डेवलपमेंट के हिसाब से जाइलम एक्चुअली दो टाइप का है, एक प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम का मतलब जो नया बना, दिस इज कॉल्ड न्यूली फॉर्म्ड, आप इसे इमैच्योर भी कह सकते हैं। और जो मैच्योर जाइलम है वो कहलाएगा मेटाजाइलम। तो डेवलपमेंट या ओरिजिन के हिसाब से अगर आप कंसिडर करेंगे तो जाइलम दो टाइप का है, वन इज प्रोटोजाइलम, अनदर इज मेटाजाइलम। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटोजाइलम क्या है, मेटाजाइलम क्या है। अब जब आप रूट और स्टेम में इसकी पोजीशन देखेंगे तो यहां पे एक मेजर चेंज आता है कि पोजीशन के हिसाब से भी जाइलम दो टाइप का होता है। क्या कंडीशन है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक रूट का डायग्राम, एक रफ डायग्राम अभी बना रहा हूं लाइक दिस, की एक रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है। रूट में आप जाइलम देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा आपको, दिस इज जाइलम, ठीक। अब इसमें क्या है, ये जो पॉइंटेड वाला है ये तो है प्रोटोजाइलम, और जो यहां पे सेंटर में आएगा यहां, दिस इज कॉल्ड मेटाजाइलम, है ना। मतलब अगर हम बड़ा करके बनाए तो ये ऐसे बंडल है, मान लीजिए जाइलम ही है पूरा, यहां पे तो है प्रोटोजाइलम px और यहां पे है मेटाजाइलम mx। तो अब इसमें होगा क्या, ग्रोथ कैसे होती है, ऑब्वियस है कि जो नया बना है वही जाके मैच्योर में चेंज होगा। तो ग्रोथ जब आप कंसिडर करोगे तो कैसे होगी, ग्रोथ होगी बाहर से अंदर की तरफ, इस तरीके से, ऐसे तो ग्रो करेगा। ये जाइलम कैसे ग्रो करेगा, लाइक दिस। तो जब पेरिफेरी से सेंटर पे ग्रो करेगा तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर, तो ये क्या बन गया, सेंट्रीपीटल। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है एक्सार्क और सेंट्रीपीटल, और ये हमेशा रूट में होगा। ये डायग्राम किसका हो गया, ये टीएस हो गया, रूट का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। फिक्स है कि रूट का जाइलम अरेंजमेंट के हिसाब से कैसा होगा कि प्रोटोजाइलम आएगा पेरिफेरी पे और मेटाजाइलम चला जाएगा सेंटर पे, है ना। यस बेटा, कुछ कह रहे हो आप सरफराज? सर एक जाइलम का क्वेश्चन एक ऑप्शन में सेंट्रार्क दिया हुआ था, वो क्या होता है? किस क्वेश्चन में बेटा? पूरा क्वेश्चन बताओगे तो ही आंसर पता चलेगा कि सेंट्रार्क किस सेंस में लिखा हुआ है। नाम तो ये हुआ कि सेंटर में प्रेजेंट है, आर्क मतलब क्योंकि वो अलग पैच होता है, तो मीजार्क, एक्सार्क, एंडार्क और एक सेंट्रार्क, ये चार वर्ड होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप टेरिडोफाइट में वो चीज आती है, हमें तो वो नहीं देखनी। बाकी आप मुझे पूरा क्वेश्चन बताओगे तभी समझ में आएगा कि उन्होंने सेंट्रार्क किस सेंस में लिखा हुआ है ना। सर उसका करेक्ट ऑप्शन एंडार्क था, तो सेंट्रार्क कोई वर्ड ही नहीं होगा, उन्होंने एक ऑप्शंस बना दिया होगा आपको, क्योंकि सेंट्रार्क कोई ऐसा सच वर्ड नहीं है। जाइलम पोजीशन के हिसाब से तीन होते हैं, दो आपकी बुक में दिए, एक्सार्क और एंडार्क। एक और एक्चुअली होता है, उसे मीजार्क कहते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, तो मीजार्क मैंने इसमें मेंशन भी नहीं किया है, क्योंकि हमें जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है। तो एक्सार्क और एंडार्क आपको याद रखने हैं, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है कि और ऑप्शंस में क्या दिए हुए है ना। तो एक्सार्क क्या हो गया, सेंट्रीपीटल, जिसका डेवलपमेंट फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर हो रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटोजाइलम कहां हो गया, एट पेरिफेरी। अगर आप इसको लिखोगे तो प्रोटोजाइलम कहां पे, दिस इज एट पेरिफेरी, और मेटाजाइलम कहां हो गया, एट सेंटर। तो फिर ऐसा जाइलम क्या कहलाएगा, ये बन गया एक्सार्क, या आपकी दूसरा नाम अगर आपसे कहा जाए तो क्या है, ये सेंट्रीपीटल है। तो ये आपको रूट में मिलेगा, क्लियर। रूट का जाइलम हमेशा एक्सार्क ही मिलेगा आपको। स्टेम में क्या होता है, स्टेम में सिचुएशन कुछ अलग है। स्टेम में ये रिवर्स हो जाएगा। स्टेम में जब आप बनाओगे तो मान लीजिए ये कट सेक्शन स्टेम का है, और यहां जाइलम की पोजीशन ऐसे होगी, लाइक दिस, और आप पूरी रिंग सी बना सकते हैं, यहां भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां जाइलम आपको कैसे दिखाई दे रहा है, यहां ऐसे दिखाई दे रहा है। और जब ये ऐसे दिखाई दे रहा है तो क्या हुआ, प्रोटोजाइलम हुआ सेंटर में, मेटाजाइलम हो गया ये, और जो ग्रोथ हो गई वो ग्रोथ कहां से हो रही है, फिर सेंटर से पेरिफेरी पे हो रही है। तो प्रोटोजाइलम कहां हो गया,
एट सेंटर। मेटाजाइलम कहां पे हो गया? टुवर्ड्स पेरिफेरी। और ग्रोथ कैसी हो गई? फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हो रही है, तो सेंटर से पेरिफेरी हो रही तो सेंट्रीफ्यूगल हो गया। ये कंडीशन क्या बन गई? दिस इज कॉल्ड एंडार्क। तो ओरिजिन की बात हो गई कि भाई ओरिजिन के हिसाब से जाइलम दो टाइप के हैं, नया बना प्रोटोजाइलम, मैच्योर हो गया मेटाजाइलम। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई और चेंजेस करनी नहीं है। नया बना है, इमैच्योर है प्रोटोजाइलम, जब ये मैच्योर हो जाएगा सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, विद फंक्शंस होने लगेंगे, तो बन गया मेटाजाइलम। अब क्या देखना है कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट होता है जाइलम में कि अरेंजमेंट अलग अलग हो। अब रूट में क्या सिचुएशन है? रूट में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे है, मेटाजाइलम सेंटर पे है। फिर डेवलपमेंट पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हुआ, दिस विल बी सेंट्रीपीटल। तो ऐसे जाइलम को क्या बोलते हैं? एक्सार्क, या उसको सेंट्रीपीटल जाइलम भी बोल सकते हो। स्टेम में सिचुएशन क्या है? प्रोटोजाइलम सेंटर में है, मेटाजाइलम पेरिफेरी पे है, तो ग्रोथ सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हो रही है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, जैसे हम फोर्स में पढ़ते ही। तो ये कंडीशन क्या हो गई? एंडार्क। ये कहां प्रेजेंट है? स्टेम में। रूट और स्टेम का एक मेजर डिफरेंस हो गया कि रूट के अंदर जो है वो एक्सार्क जाइलम होता है और स्टेम के अंदर एंडार्क होता है। क्लियर? सर माइक से इको आ रहा है और वॉइस लैग कर रही है, मैं इसे देखता हूं क्या सिचुएशन। लेट्स सी, देखते हैं क्या अभी कुछ अगर और आपको आ रहा है तो बताइएगा मुझे रिप्लाई करके, है ना। सो ये बात जाइलम की हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्लोएम, है ना। फ्लोएम में बता दिया था आपको मैंने, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग एलिमेंट है। 4 एलिमेंट्स यहां भी हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर, पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब की जगह यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया दोबारा से, हालांकि हम पिछली क्लास में ये कर चुके थे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको जो है वो अलग से क्या मिलेगा? एक एल्बुमिनस सेल और सीव ट्यूब की जगह सीव सेल, है ना। यहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होती, ये लिखा है लैक, है ना। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। अब जिम्नस ये सॉरी फ्लोएम के अंदर हमें क्या देखना है? 4 एलिमेंट है हमारे पास, एक सीव ट्यूब है, एक कंपेनियन सेल है। पहले मैं आपको अपने हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं बिकॉज वो इजी लगेगा आपको। सीव ट्यूब के केस में क्या है? सीव ट्यूब एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे ये ट्यूब बना दिया मैंने, मान लीजिए। ये और ये लिविंग है, ठीक। सीव ट्यूब की भी पॉसिबिलिटी यही है कि ये भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ही होती है ना। तो यहां पे भी आप एक और सीव ट्यूब मान सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी एक और सीव ट्यूब है। यहाँ पे पोर होंगे छोटे छोटे जिनसे कोई भी चीज फ्लो करके जाएगी। सो दीज आर कॉल्ड सीव पोर। ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं सीव प्लेट, और जो ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर हो गया ये बन गया सीव ट्यूब। क्योंकि लिविंग है तो साइटोप्लाज्म भी होगा, साइटोप्लाज्म को पुश कर दिया जाता है पेरिफेरी की तरफ। पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ, बाउंड्री की तरफ ये साइटोप्लाज्म आ गया, तो सेंटर में स्पेस खाली हो जाएगा। दिस इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, है ना। जैसे मान लीजिए एक प्लास्टिक का पाइप देखिए आप, मोटा सा प्लास्टिक का, तो पाइप के अंदर एक स्पेस तो है ही, बट उस प्लास्टिक के पाइप की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, है ना। हालांकि वो डेड है प्लास्टिक, यहाँ पे थिकनेस किस वजह से है कि एक ट्यूब है, मान लीजिए एक सेल है, इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है। अब मुझे अंदर तो जगह बनानी है बिकॉज फूड को ट्रेवल कराना है, तो अंदर जगह बनाने के लिए क्या किया मैंने, इसके साइटोप्लाज्म को पकड़ के पेरिफेरी पे खींच दिया, तो सारा बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है, अंदर एक स्पेस क्रिएट हो गया। दैट स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन, जिससे चीजें मूव करेंगी, है ना। ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन।
तो ये स्ट्रक्चर हो गया है ना, ये सीव ट्यूब का ये। अब सीव ट्यूब के साथ ही हमेशा एक और सेल प्रेजेंट होगी, लाइक दिस। इसमें भी साइटोप्लाज्म है ना, इसमें न्यूक्लियस भी है। तो ये सेल क्या है, ये कंपेनियन सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस है। क्योंकि सीव ट्यूब जब मैच्योरिटी पे होती है तो न्यूक्लियस नहीं होता उसमें। मैच्योर सीव ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म, ये पूरी वर्ड याद रखिएगा कि जैसे आप सेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियस, तो वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ई न्यूक्लिएटेड सेल के एग्जाम्पल बताइए, ऐसे जो ई न्यूक्लिएटेड हो, जिनमें न्यूक्लियस ना हो। तो आपके पास ऑप्शन यूजुअली क्या रहता है कि सर आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। हालांकि दिस इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज इसमें भी टर्म्स कंडीशन है कि आरबीसी जब यंग होती है तो न्यूक्लियस होता है, मैच्योर आरबीसी में नहीं होता। और फिर सब जगह नहीं, केवल मैमल के अंदर ये खास बात है। तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, उसमें भी आप एक्सेप्शन कैमल को ले आते हैं। ऐसे यहां भी है कि सारी सीव ट्यूब में न्यूक्लियस ना हो, ऐसा नहीं होता। मैच्योरिटी पे नहीं होगा तो मैच्योर सीव ट्यूब लेनी है। और क्योंकि सीव ट्यूब और सीव सेल एक ही बात है, केवल लंबाई चौड़ाई का फर्क है, आपको पिछली क्लास में भी कराया था, तो आपको एंजियोस्पर्म भी लिखना पड़ेगा। बिकॉज सीव सेल अगर है जो यूजुअली जिम्नो में है, उनमें न्यूक्लियस होता है, उनमें कोई इशू नहीं है। तो मैच्योर सीव ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म, जब ये पूरा बोलोगे तब आंसर आएगा कि मैच्योरिटी पे एंजियोस्पर्म में जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस जगह घेरता, हटा दिया, क्योंकि सेल तो मैच्योर हो गई है तो न्यूक्लियस हटा दिया। अब फिर भी अगर कोई काम करना है न्यूक्लियस से, मान लीजिए कोई प्रोटीन बननी है, तो कौन बनाएगा प्रोटीन? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए वही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए डीएनए चाहिए, डीएनए होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तो हटा दिया। तो नेचर ने क्या किया है कि हर एक सीव ट्यूब के पास, उसके पास एक कंपेनियन सेल बना रखी है। कंपेनियन सेल का काम क्या है? अपने काम तो करेगी, अदरवाइज कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब की भी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट हुआ कि दो सेल का एक कॉमन न्यूक्लियस हो गया। सीव ट्यूब की सारी एक्टिविटी जो मैच्योरिटी पे होनी है वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से गवर्न होती है, इसलिए ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऊपर बनाओगे तो यहां पे भी इसकी कंपेनियन सेल आ जाएगी, नीचे वाला अगर है तो इसकी भी एक अलग से कंपेनियन सेल होगी। तो मैंने आपको एक सीव ट्यूब और एक कंपेनियन सेल बनाया। दोनों के बीच में आदान प्रदान करना हो भाई, कि दोनों में के बीच में एक्सचेंज भी तो होगा, तो एक्सचेंज होने के लिए ये स्पेस ऑलरेडी है ना, परफोरेशंस ये। तो ये पिट्स यहां भी होंगी, पिट्स का मतलब यहाँ पे पोर की फॉर्म में है। इसे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आप बोल सकते हो कि दो सेल का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ता है आपने पढ़ा हो, तो वो प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल। दो सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो दैट इज व्हाट यहाँ पे उसको नाम दे दिया गया कि पिट्स प्रेजेंट होंगी। इन पिट्स की वजह से कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस ने जो बनाया, अगर उसको सीव ट्यूब तक पहुंचाना है तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट वहां से हो जाएगा। तो ये दोनों का बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? ये देखिए, अगर आप यहां से देखेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम से, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो पिंक से बना ये तो हो गई कंपेनियन सेल, ठीक। फिर ये हो गया हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट। ये जो ट्यूब है ये यहां से देखेंगे तो ये सीव ट्यूब है, लाइक दिस। ये जो एक बोन के जैसा स्ट्रक्चर बनाया ना, ये रेड, ये सब सीव ट्यूब था। इसमें ब्लू कलर से जो दिखाया था दैट इज द मटेरियल जो फ्लो कर रहा है। छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं तो ये सीव पोर बने हुए हैं। और क्योंकि फ्लोएम में पैरेन्काइमा होता है तो उन्होंने ग्रीन कलर से पैरेन्काइमा भी दिखा दिया। तो ये ध्यान रखना है ना। जितनी सीव ट्यूब होंगी उतने ही कंपेनियन सेल होंगे। ये मस्ट है या कम ज्यादा हो सकते हैं? फरहीन ने पूछा है। बेटा कम ज्यादा होने क्या ऑप्शन है? बिकॉज ये अनकाउंटेबल है। यहां ये तो फिक्स है कि हर एक सीव ट्यूब के पास उसका अपना कंपेनियन सेल होगा, लेकिन कभी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं दी गई कि क्या जितनी सीव ट्यूब है उतने कंपेनियन सेल होंगे, बिकॉज ये किसी ने नहीं देखा। नॉट पॉसिबल कि आप एक सेल को देख सकें और एक सेल के नियर बाई एक कंपेनियन है देख सकें। जब भी स्लाइड में स्टेन करके देखा जाता है तो एक सीव ट्यूब के पास एक कंपेनियन सेल है, ये लाइन वैलिड है।
बट नंबर ऑफ सीव ट्यूब इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपेनियन सेल, ये लाइन इनवैलिड है, बिकॉज ऐसी कोई आप कह सकते हैं रिसर्च नहीं हुई जहां पे ये देखा गया हो कि अगर 1 मिलियन सीव ट्यूब है तो क्या 1 मिलियन कंपेनियन सेल होंगी। मैथमेटिकली नहीं है कि एक के पास एक है तो 1000 के पास 1000 होंगी। बायोलॉजी में क्या है, 1000 के पास 1000 हैं या नहीं है वो देखना पड़ेगा, जब तक देख नहीं लोगे श्योरिटी नहीं आएगी। तो मैं इस लाइन पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहा जा सकता, ये स्टेटमेंट इनवैलिड है कि नंबर ऑफ सीव ट्यूब इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपेनियन सेल, बट ईच सीव ट्यूब हैज इट्स ओन कंपेनियन सेल, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। सरफराज ने कुछ और भी लिखा है, ग्रोथ मेजर नहीं होती उनकी। नहीं, ग्रोथ एक्चुअली क्या है, सेल की ग्रोथ मेजर करनी है तो फिर आप सेल स्टडी करोगे ना। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टिश्यू तो कैसे करोगे। मान लीजिए अगर कहा जाए कि कॉलोनी में एक घर है तो एक घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, एक घर में एक गैरेज बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। ऐसे थ्योरेटिकली अगर हम कहें तो आप मान लोगे कि 1000 घर होंगे तो हजारों घर पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा और हजारों घर के अंदर गैरेज भी बन रहा होगा। लेकिन जब 1000 घर के ऊपर आप कोई ऐसा व्यूइंग पावर लगाएंगे, लाइक हमने कोई टेलीस्कोप या कोई सैटेलाइट से जब 1000 घर को देखा तो एक्चुअली 1000 घर के अंदर 1000 गैरेज हैं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब आप उस लेवल से देखते हो तो आपको माइक्रो लेवल पे नहीं दिखाई देगा। और जैसे ही फोकस करके आप घर पे लाओगे, जब एक घर को देखोगे तो नियर बाई सारे घर आपके रेजोल्यूशन पावर से बाहर चले जाएंगे। तो जो चीज टिश्यू पे अप्लाई कर रहे हैं वो हर एक सेल पे अप्लाई होगी, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। और ये हमेशा रहता है जब आप अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हो, जब आप दिल्ली के बारे में स्टडी कर रहे हो तो यमुना विहार की कॉलोनी के एक मकान पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज स्टैटिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब आप एक घर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या पूरे दिल्ली पे अप्लाई होगा, दैट इज ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दोनों के लेवल अलग अलग है। तो जब भी ये बातें आती है कि इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन थ्योरेटिकली इट्स वैलिड, प्रैक्टिकली वी कांट से कि हर एक सीव ट्यूब के पास एक कंपेनियन सेल होगी या नहीं होगी। एंड सरफराज का भी आंसर उसी से आएगा कि एक सेल कैसे ग्रो करती है, वी कैन मैनेज। हम एक सेल को ग्रो करने के लिए जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो यूज कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ के मेजरमेंट्स ले सकते हैं। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द टिश्यू तो मेजरमेंट तो टिश्यू का भी हो जाएगा, मेजरमेंट जाइलम का हो जाएगा, मेजरमेंट लीफ का हो जाएगा। बट जब एक टिश्यू का मेजरमेंट होगा तो ये कह पाना मुश्किल है कि अगर एक टिश्यू के अंदर 1000 सेल हैं तो क्या 1000 सेल की ग्रोथ एक जैसी है, क्या सारी सेल सेम डायमेंशंस में ग्रो कर रही है जैसी आपने एक सेल को स्टडी किया था। ये क्वेश्चन मार्क आएगा, इसलिए ये क्वेश्चंस या स्टेटमेंट इनवैलिड बन जाते हैं। क्लियर। अच्छा, सरफराज कह रहे हैं कि सर मैंने फरहीन को बोला था। ऐसा करने के लिए आपको फरहीन को टैग करना पड़ेगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे बोल रहे हो या किसी फरहीन को बोल रहे हो, स्टूडेंट को बोल रहे हो, है ना। ओके, कोई इश्यू नहीं है। आगे से ये चीजें माइंड में रखिएगा कि कहीं ना कहीं जब हम ग्रोथ की बात करेंगे ना तो ये चीजें आएंगी कि सर एक सेल की ग्रोथ हो गई, क्या ऐसी 1000 सेल की होगी 1000 की, लेकिन 1000 सेल की ग्रोथ सेम डायमेंशंस पे होगी, यूनिफॉर्मिटी के साथ होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक सो कि वो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या सबके डायमेंशन से एक जैसे होंगे, ये मुश्किल है ना। तो ये बात हो गई हमारी सीव ट्यूब एलिमेंट की। आप देखोगे तो लॉन्ग हो गया, ट्यूब लाइक अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, कंपेनियन सेल होंगी, ये याद रखिएगा। ई न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी, है ना, मैच्योरिटी पे इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा। क्लियर। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस दोनों काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके बाद आप इस चीज को पढ़ोगे कि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस क्या करता है, इट मेंटेन्स द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। आप आगे कहीं मुंच हाइपोथेसिस पढ़ोगे, इसके ठीक बाद चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लास्ट टॉपिक है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपको मुंच हाइपोथेसिस या प्रेशर ग्रेडियंट हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा। तो वहां पे जिन लोगों ने पहले से कुछ याद है अगर आपको, तो वहां पे आप पढ़ते हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है कि मिनरल का ट्रांसपोर्ट या फूड का ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव प्रोसेस है, तो वहां प्रेशर को ग्रेडियंट को मैनेज करने के लिए हमें कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। सो दैट्स व्हाई गिवन हियर कि कंपेनियन सेल का रोल क्या है, इसके न्यूक्लियस से सीव ट्यूब की एक्टिविटी गवर्न होंगी, दैट इज द वन फंक्शन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कंपेनियन सेल का क्या है कि वो सीव ट्यूब के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। क्लियर। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है।
जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। फ्लोएम के पैरेन्काइमा में नथिंग स्पेशल, पैरेन्काइमा जैसे लिविंग होता है वैसा ही है, सिवाय इस बात के कि यहाँ पे शेप चेंज है एंड दैट इज टैपरिंग सिलिंड्रिकल। पतले पतले फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन कलर के दिखाए गए, तो सेल लंबाई में ज्यादा है, तो ये सिलिंड्रिकल अप्रोच के साथ है। डेंस साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, नथिंग स्पेशल। पैरेन्काइमा के अंदर वैसे भी आपने डेंस साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस पढ़ा था। स्टोर्ड फूड मटेरियल वो आप जानते ही हैं। इसके अलावा मोनोकॉट में नहीं होता, आपको पिछली क्लास में कराया था। फ्लोएम के फाइबर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं, इलोंगेटेड, अनब्रांच, पॉइंटेड है, निडल लाइक है, थिक वॉल होंगे। एग्जाम्पल में आपने जूट, फ्लेक्स, हेम्प ये सब पढ़ा था। ये याद रखिएगा कि प्राइमरी फ्लोएम के अंदर ये नहीं होते। यहाँ पे एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, जर्नली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लांट एनाटॉमी के टाइम पे बताया था कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टेज, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के हिसाब से चीजें पढ़ रहे हैं। जब आपका टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ आएगा तो वहां पे जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जब एक सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो उसके फाइबर जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें आप जूट, फ्लेक्स, हेम्प इन सबको यूज करते हो। तो एक ये चीज याद रखनी है। ऐसे ही इवन आपने जैसे जाइलम के लिए भी अभी हमने पढ़ा था, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे भी यही है कि जो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम वाली बात थी ना, ये भी केवल यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ जाइलम और ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है प्राइमरी, मतलब जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ में बनेगा, तो ये बात नहीं आएगी कि सर प्रोटो कहां गया, मेटा कहां गया, या एक्सार्क एंड डार्क क्या है, क्योंकि ये चीजें आप प्राइमरी है ना। मैंने पिछली क्लास में कई बार बोला ये कि जब प्लांट में प्राइमरी टिश्यूज होते हैं तो सेकेंडरी तो बने ही नहीं अभी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिखाई भी नहीं देंगे। लेकिन जब सेकेंडरी बन जाएंगे, ट्रांजिशन फेज को छोड़ दें, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी 3-4 साल के बाद जब आप देखोगे तो प्राइमरी सारे टिश्यू जो है वो खत्म हो चुके होते हैं। तो जब प्राइमरी है तो सेकेंडरी होने का क्वेश्चन ही नहीं है, बट जब सेकेंडरी है तो स्टार्टिंग की फेज को छोड़ के धीरे धीरे क्या होगा, प्राइमरी खत्म हो जाएंगे। तो जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो ये बात नहीं आएगी कि सर प्रोटो कहां गया, मेटा कहां गया, एक्सार्क एंड डार्क में क्या सिचुएशन है, नथिंग इज लाइक दिस। ऐसे फ्लोएम के लिए भी हमने देखा कि जब सेकेंडरी होगा तो फाइबर वाली बात आएगी और वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, उनको हम यूज कर पाएंगे। प्राइमरी में ये चीज नहीं आएगी। टाइप यहां भी दोनों है, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। फ्लोएम के अगर हम टाइप पढ़ेंगे तो एक प्रोटोफ्लोएम है, एक मेटाफ्लोएम है। प्रोटोफ्लोएम के अंदर बस ये ध्यान रखना है नैरो सीव ट्यूब होती है और यहाँ बिगर है। सीव ट्यूब का साइज विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियस सी बात है जब सेल ग्रो कर रही है, स्टार्टिंग में छोटी सेल है तो सीव ट्यूब छोटी बनी है, पतली पतली नैरो बनी हुई है, और जब मैच्योर फ्लोएम बन जाएगा तो यही सीव ट्यूब बड़ी हो जाएंगी तो बिगर सीव ट्यूब आ गई है ना। तो ल्यूमेन के हिसाब से नैरो या बिगर, वो कंट्रास्ट में ध्यान रखना है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा वो हमारा टॉपिक क्या था, हमने टिश्यू कंप्लीट किया है ना। हालांकि बहुत बड़ा सेक्शन था टिश्यू का, आई थिंक शायद ये चौथी क्लास है आपकी एनाटॉमी में जिसमें टिश्यू हमने कंप्लीट किया। पैरेन्काइमा से पहले भी हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन पोजीशन, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना, ये सब पढ़ा था। फिर हमने परमानेंट टिश्यू की बात की थी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बेसिकली, उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर और स्क्लेरिड्स अलग अलग पढ़े थे और वो इंपॉर्टेंट भी है, गिवन इन एनसीईआरटी। एंड आफ्टर दैट जाइलम एंड फ्लोएम, उनका कंपैरेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी कर लिए, और अगर कोई यहाँ थ्योरी से आपको मिल जाएगा तो वो भी ध्यान रखना है। यहाँ से जो एक्सार्क एंड डार्क वाला क्वेश्चन है ना, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जाइलम रूट में कैसा होगा, स्टेम में कैसा होगा, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल, प्रोटोजाइलम, मेटाफ्लोएम। फ्लोएम में ऐसा कुछ नहीं है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हमने कंप्लीट किया स्लाइड को। फ्लोएम के केस में नथिंग इज लाइक एक्सार्क एंड डार्क। फ्लोएम में कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि प्रोटो पेरिफेरी पे होगा या सेंटर में होगा, मेटाजाइलम की तरीके से मेटाफ्लोएम पेरिफेरी पे हो या सेंटर में हो, ऐसा फ्लोएम में कोई चीज नहीं है। फ्लोएम के टाइप वही है, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, लाइक जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, बट अनलाइक जाइलम देयर इज नो सच अरेंजमेंट इन फ्लोएम। जैसे जाइलम में आपने अरेंजमेंट पढ़ा, दैट इज एक्सार्क एंड डार्क, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर या ऐसा कोई अरेंजमेंट फ्लोएम के साथ नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम आगे चलते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा आएगा, दैट सेकंड टॉपिक इज द टिश्यू सिस्टम। डायरेक्टली टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम बनेगा।
प्लांट में टिश्यू यही हो गए भाई जो ग्रोइंग पॉइंट है, जहां जहां से ग्रोथ हो सकती है, हर उस जगह पे तो मेरिस्टेम हो गया, जैसे आपने ऑलरेडी बना लिया, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। क्लियर। दूसरी चीज क्या है, अब उसके बाद क्या है, हर जगह परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि जहां ग्रो हो रही है वहां मेरिस्टेमेटिक, तो जहां ग्रोथ नहीं हो रही वहां सब जगह क्या होगा, परमानेंट टिश्यू होगा। अब अगर परमानेंट टिश्यू होगा तो क्या होगा, वो भी आपने पढ़ लिया, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जहां कंडक्शन की बात आएगी वहां जाइलम और फ्लोएम। तो जब सेम टाइप के टिश्यू मिलके कोई कॉमन फंक्शन करते हैं, कि आपने अलग अलग टिश्यू ले लिए, डिफरेंट टाइप के टिश्यू से कॉमन फंक्शन करा लिया, या आपने एक ही टाइप के टिश्यू एक जगह बना दिए, तो फंक्शनल बेस पे जब आप देखोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, है ना बुक लिखा हुआ है स्टेटमेंट, कि यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं कंसीडर करनी कि पैरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट है, हमें सिर्फ ये देखना है कि पैरेन्काइमा अगर एक लेयर की फॉर्म में है और वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है तो वो बन गया एपिडर्मिस। अगर वही पैरेन्काइमा अंदर प्रेजेंट है और रेगुलेशन का काम कर रहा है तो बन गया एंडोडर्मिस। तो जब सेम टाइप के टिश्यू, प्लांट टिश्यू डिफरेंट टाइप के जो आपने पढ़े या सेम टाइम के पढ़े, उनको आप फंक्शनल बेसिस पे लेके आओगे तो तीन तरीके से आ जाएंगे ना, दोनों चीजें लिखी है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एज वेल एज द लोकेशन, कहां प्रेजेंट है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, इस बेस पे ये तीन टाइप के हो गए। अगर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, जो केवल हर बॉडी पार्ट की बाहर वाली लेयर है, तो एपिडर्मिस और उससे बनने वाला स्ट्रक्चर जो भी एपिडर्मिस से मॉडिफाई होके बनेगा, तो दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में होता है कि भाई स्किन और स्किन से बनने वाला जो भी कुछ है, तो स्किन हमारी स्किन में एक्चुअली एपिडर्मिस और डर्मिस अलग अलग है, और स्किन में भी हमारी चार अलग अलग लेयर हैं, तो लेकिन हमें पता है कि उसी डर्मिस से हेयर फॉलिकल भी निकलते हैं, उसी से हमारा जो है वो ये नेल्स वगैरह बने हुए हैं, तो हमारी बॉडी के लिए वैसा कुछ हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सबसे पहले क्या हो गया, एपिडर्मिस और उससे बनने वाले स्ट्रक्चर, दैट विल बी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्लांट में सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी आपने पढ़ा कि जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं। तो एक हो गया एपिडर्मिस और एक सेंटर में हो गया वेस्कुलर। इन दो के अलावा जो भी प्लांट में रह गया दैट विल बी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दैट कम्स अंडर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो तीन अलग अलग टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़ने, एपिडर्मल, ग्राउंड, वेस्कुलर। क्लियर। ओके, शिवानी ने पूछा सर फ्लोएम वाली स्लाइड लगा दीजिए एक बार। ओके, फ्लोएम वाली स्लाइड, ये डायग्राम इस पे बनाया था मैंने। तो सर फ्लोएम में ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ तो होगा ही होगा, ग्रोथ तो हर सेल के अंदर हो रही है, बट उस टाइम पे डिस्कशन हमारा ये था कि क्या हर सेल की ग्रोथ होने का मतलब ओवरऑल ग्रोथ मान सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेबल, कि आप मल्टीप्लाई करके इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं, ग्रो तो कर जाएगा। माइक्रोस्कोप आई डोंट नो आपने कब कब हैंडल की है, 11th में कभी स्कूल में किया हो तो किया हो, या कभी लिविंग टिश्यू की स्लाइड बनाई हो। जब आप माइक्रोस्कोप से मान लीजिए किसी चीज को देखते हैं, सारी सेल्स हैं, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, तो नेकेड आई से तो सेल नहीं दिखाई देगी आपको। तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखना शुरू करोगे तो एक आपका माइक्रोस्पोर का एक एरिया आता है, माइक्रोस्कोपिक एरिया आता है, रिजॉल्विंग एरिया आता है, जहां पे आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं। उन सेल्स पे एपरेटस लगा के उनकी डायमेंशंस कैलकुलेट करके उनकी ग्रोथ का एक मैथमेटिकल एंगल है। बट क्या इसका मतलब ये आप समझेंगे कि अगर एक सेल मान लीजिए डायमेंशनली ग्रो कर रही है तो ऐसी हजारों सेल सेम डायमेंशंस में ग्रो कर रही हो? क्वेश्चन ये था कि क्या नंबर ऑफ कंपेनियन सेल इक्वल होगा नंबर ऑफ सीव ट्यूब के, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर सरफराज ने कहा कि सर ग्रोथ के रिस्पेक्ट में ग्रोथ मेजर नहीं हो पाएगी, लाइक दिस कुछ बोला। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन था, बन गया दोनों को मिला के कि क्या ये हम कंसिडर कर लें कि अगर 1000 सेल हैं तो 1000 सेल ग्रो करेंगी। मान लीजिए जैसे क्या होता है कि एक आदमी की लंबाई बढ़ रही है तो आपने मेजर कर लिया, अब आप कहें कि एक आदमी की लंबाई बढ़ रही है तो क्या 1000 आदमी की लंबाई सेम तरीके से बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, बिकॉज हर सेल को, जैसे हर पर्सन को न्यूट्रिशन मिला नहीं मिला, हर सेल का जेनेटिक्स अलग है, हर पर्सन का अलग है, सबके जीन्स अलग अलग हैं, और क्योंकि हाइट एक पॉलीजेनिक करेक्टर है, पॉलीजेनिक करेक्टर में क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कितना होगा, वी कांट से, तो बहुत सारी चीजें वेरिएबल हो गई ना। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जैसे कहा जाए कि भाई एक पर्सन के पास एक उसका कंपेनियन है,
तो क्या 1000 पर्सन के पास 1000 कंपेनियन होगा? हम ये कह नहीं सकते, थ्योरेटिकली तो होना चाहिए, बिकॉज सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस गवर्न करने के लिए कंपेनियन सेल है। हालांकि किसी बुक में ये नहीं लिखा होगा कि एक कंपेनियन सेल 4 सीव ट्यूब को गवर्न कर लेंगी, लेकिन किसी बुक में यह भी नहीं लिखा होगा कि नंबर ऑफ कंपेनियन सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सीव ट्यूब, है ना। तो होता क्या, हम समझने का जो हमारा एंगल है उस चीज पे फोकस करना वेरिएबल हो गया, कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं और आप जो कह रहे हैं उसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है। अगर मैं कह दूं कि हाँ बेटा बराबर होगा, तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि जो गलत है वो गलत ही रहे। वो आप याद रखो कि कभी ये नहीं समझना है कि नंबर ऑफ सीव ट्यूब नंबर ऑफ कंपेनियन सेल के बराबर हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है ईच सीव ट्यूब हैज इट्स ओन कंपेनियन सेल। दो बातें हैं और assumptions के हिसाब से, है ना। सरफराज ने लिखा है ओनली assumptions आर पॉसिबल, है ना। फिर शिवानी लिखा है सर अभी आपने कहा था कि जाइलम की तरह नहीं होगा ग्रोथ। जाइलम के तरीके से इसलिए नहीं होगा बिकॉज जाइलम डेड है बेटा। डेड की ग्रोथ अलग होती है और लिविंग की ग्रोथ अलग होती है। कंपेनियन सेल तो डिवाइड करके भी बनेगी, जाइलम तो केवल ये पैरेन्काइमा बना, डेथ हो गई। अब लिग्निन का डिपोजिशन इज डिफरेंट थिंग, कि लिग्निन में केवल थिकनेस बढ़ेगी, क्योंकि जाइलम में केवल डिपोजिशन होगा ऑन द सेल वॉल इन द फॉर्म ऑफ लिग्निन। और फ्लोएम में जब सीव ट्यूब की ग्रोथ होगी तो वेरिएबल होगी, बिकॉज ये तो लिविंग है, ये तो हर डायरेक्शन में ग्रो करेगी। इसकी तो चौड़ाई भी बढ़ेगी, इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ पोर्स भी बढ़ेंगे, हर एक पोर का डायमीटर भी टाइम के हिसाब से बढ़ेगा। तो ये भी तो आप ध्यान में रखिए कि दोनों तरीके से। फिर शिवानी ने लिखा कि एक्सार्क एंड डार्क की बात कर रही हो। अगर एक्सार्क एंड डार्क की बात है तो ऐसा कुछ फ्लोएम में नहीं है। मतलब जो आपने अरेंजमेंट पढ़ा, कि मैंने आपको बताया कि जाइलम में क्या सिचुएशन है इस तरीके से कि भाई ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है, तो ग्रोथ ऐसे हो रही है, या ऐसे कि ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है तो ग्रोथ ऐसे हो रही है, एक डिफाइंड मैनर है। लेकिन जब फ्लोएम आप बनाओगे, लाइक फ्लोएम ये हो गया, अब इसमें कहीं पे भी मेटा है कहीं पे भी प्रोटो है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है कि सेंटर से पेरिफेरी या पेरिफेरी से सेंटर जैसा कुछ हो। तो इसलिए यहां पे एक्सार्क और एंडार्क वर्ड या उनके जैसे कोई और भी वर्ड अप्लाई नहीं होते। जैसे टाइप तो दोनों है, ये तो सबको पता है कि यंग एज से ही जो है वो एक मैच्योर एज बनेगी, तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम। बट जब प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम बनेगा तो उसका एक अरेंजमेंट भी है, उसके ग्रो करने का एक डेफिनेट पैटर्न है, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरी और फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर। अकॉर्डिंगली एक्सार्क एंडार्क हो गया। फ्लोएम में ऐसा कुछ नहीं है ना। फ्लोएम के अंदर ऐसी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। फ्लोएम अभी आप बनाओगे तो फ्लोएम पैच की फॉर्म में होगा। जब वो पैच के जैसा होगा कि एक रैंडम सा जगह बना दिया आपने, सारा फ्लोएम वहां भर दिया, तो वहां ये नहीं पता हमें कि कौन सी सेल किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, क्या उसका सेंटर टू पेरिफेरी या पेरिफेरी टू सेंटर जैसा कोई चीज है या नहीं है ना। ये चीजें देखनी थी हमें। नाउ वी मूव टू टिश्यू सिस्टम, और सबसे पहला टिश्यू सिस्टम जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, है ना, जिसमें दो चीजें आती हैं, वन इज एपिडर्मिस एंड सेकंड वन इज इट्स मॉडिफिकेशन। एक तो एपिडर्मिस पढ़ोगे और दूसरा एपिडर्मिस से बनने वाले स्ट्रक्चर्स। सो एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाते हैं। ओके, फिलहाल क्लियर हो गया ना शिवानी, यही तो पूछा था। ठीक है, कई बार मेरे समझने में भी हो जाता है कि आप क्या पूछ रहे हो और मैं किस तरीके से रिप्लाई कर रहा हूं, है ना। कोई इश्यू नहीं है। अब सबको जाइलम फ्लोएम तो क्लियर हो गया ना। अब हम मूव करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे, कि एपिडर्मिस और उससे बनने वाले स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। एपिडर्मिस आप सब जानते ही हैं कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है ना। हमने कभी पहले भी पढ़ा हुआ है एपिडर्मिस को, कि एपिडर्मिस कैसी होती है। ये हमेशा सबसे बाहर होती है, आउटर मोस्ट। हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज सबसे बाहर होती है, आउटर मोस्ट, उसका एक काम तो फिक्स है, दैट इज प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्टिव हो गई, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। क्लियर। और इसमें खास बात क्या है, किसकी बनी हुई है, पैरेन्काइमा की है, तो पैरेन्काइमेटस है। एक लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड है। अपने आप चीजें समझ सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि आप सब याद ही करें, है ना। जब सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा बनाओगे तो सेल्स कैसी होंगी, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी।
अरेंज सेल्स, जब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी तो स्पेस नहीं होगा, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो ये सारी बातें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पैरेनकाइमेटस, सिंगल लेयर्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। हम किसी भी एक्सेप्शंस पे नहीं जा रहे, जहां एक्सेप्शंस आएंगे वहीं याद रखने हैं, बाकी सब जर्नलाइज्ड है ना। सर थॉर्न या स्पाइन इसी के ऊपर होते हैं। थॉर्न और स्पाइन बेटा पूरा का पूरा आपने जो पढ़ा, एक तो लीफ का मॉडिफिकेशन था, लीफ स्पाइन, और थॉर्न पूरा एक्सिलरी बड का था, है ना। जब आप एक्सिलरी बड बोलते हो तो एक्सिलरी बड कोई एक टिश्यू या एक लेयर नहीं है, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर। बड आपने बनाया था ना, बड का मतलब क्या बनाया था, है ना। ये पूरी एक बड है, ये टिप हो गई जहां पे मेरिस्टेम होगा, यहां सब पैरन परमानेंट, यहां से यंग लीफ प्राइमोडिया, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज सच किसी पॉइंट में चेंज होगा। तो एपिडर्मिस से नहीं बना है वो, एपिडर्मिस की जगह पूरा का पूरा एक पार्ट, मतलब एक मॉर्फोलॉजिकली जो पार्ट है। आप अगर आप अगर स्पाइन और थॉर्न का सेक्शन काटोगे तो उसमें एपिडर्मिस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, बिकॉज एपिडर्मिस तो सबसे बाहर की है। आप ऐसे चीज को समझिए ना कि मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस था। आपने एक नेकेड आई से देखा किसी चीज को, आपने कहा कि सर ये मान लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 मिलीमीटर चौड़ा स्पाइन है ये, या थॉर्न है, और सेल किस रेंज में आती है, माइक्रोस्कोपिक। तो आप जब उसको 10⁻⁻⁶ की रेंज में ले जाओगे तो आप यहां तक पहुंचोगे। तो एपिडर्मिस से अगर वो स्ट्रक्चर बना होता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या होता कि फिर तो वो साइज में नहीं दिखाई देता ना। जैसे आपको एपिडर्मिस नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, वैसे आपको थॉर्न भी नहीं दिखाई देता। तो आपको ये भी तो देखना है कि जो हमें मॉर्फोलॉजिकली चीज दिख रही है वो एनाटॉमिकली तो नहीं आएगी ना। एनाटॉमिकली तो उसके अंदर ऐसी हजारों चीजें हो जाएंगी। तो एक बर्ड से जब आप चेंज करके बनाओगे तो वो एपिडर्मल मॉडिफिकेशन नहीं कहलाएगा, वो तो एक पूरा का पूरा शूट बर्ड या एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन हुआ। दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स गैमोडिक्स, वो तो हो ही गया बेटा, है ना। थॉर्न एंड स्पाइनर ऑर्गन, है ना। नहीं सर, इसमें ऊपर इसमें आपने लिखा है आउटर मोस्ट एंड प्रोटेक्टिव, बट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव तो हर जगह है बेटा। आउटर मोस्ट और प्रोटेक्टिव तो बर्ड, आउटर मोस्ट का मतलब है सबसे बाहर, लेकिन सबसे बाहर आप माइक्रोस्कोप का ले रहे हो या सबसे बाहर आप जो है वो मैक्रोस्कोप ले रहे हो, दोनों डिफरेंट हो गई ना। प्रोटेक्शन तो हर चीज कर सकती है। ये जैकेट भी मुझे किसी चीज से प्रोटेक्ट कर ही रही है, और मेरी बॉडी की स्किन भी मुझे किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रही है। इवन लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ और है, बट सबका मतलब एक तो नहीं होगा ना। ऐसे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो वरना सब गड़बड़ कर दोगे, है ना। इसीलिए तो बोला कि जहां पे भी आपको लगे कि मुझे कंफ्यूजन्स बहुत सारे हो जाते हैं, जब भी कभी आपको लगे कि मैं जो पूछता हूं सर हमेशा उस चीज को 0 कर देते हैं, मैं जब पूछता हूं सर जब बताते हैं, तब मुझे ये रियलाइज होता है कि मैंने बहुत गलत पूछ लिया। तो धीरे धीरे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ऐसी चीजों में जा रहे हो जहां पे आपकी रेंज नहीं है, जहां पे आप जा ही नहीं सकते। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपनी रेंज में वापस आ जाओ। आपकी रेंज क्या है, जो सीधे सीधे लाइन एनसीईआरटी में लिखी है वो। ना तो आपसे बाहर से पूछा जा रहा है और ना बाहर जाने की जरूरत है ना, क्योंकि बाहर दुनिया बहुत बड़ी है ना। जैसे हमारे इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है, हम तो कुछ भी इमेजिनेट कर लेते हैं। तो सेम हियर, साइंस की भी कोई लिमिट नहीं है। जब आप एक थॉर्न का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो पूरी किताब मिल जाएगी जो केवल थॉर्न, प्रिकल और स्पाइन इन सबको डिफाइन करने में चली जाएगी, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आउटर मोस्ट जितनी लाइन मैंने जितने वर्ड लिख दिए ना, इससे ज्यादा एपिडर्मिस में कहीं कुछ पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। और कहां प्रेजेंट है, हर एक पार्ट पे। लीफ की एपिडर्मिस, स्टेम की एपिडर्मिस, रूट की एपिडर्मिस, फ्लावर की एपिडर्मिस, सब जगह होती है ना।
स्टेमन में भी एपिडर्मिस होती है, कार्पल में भी एपिडर्मिस होती है। जैसे हर एक बॉडी पार्ट पे स्किन है, स्किन वर्ड यूज करो ना करो कि सर लंग्स की स्किन क्या होगी, एक्चुअली स्किन एक जनरल टर्म है। हम बॉडी की स्किन ले रहे हैं तो हमने स्किन बोला, बट जो आउटर मोस्ट लेयर है प्रोटेक्शन तो वो भी करेगी। लंग्स की मेम्ब्रेन लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है, किडनी की भी आउटर मोस्ट लेयर कुछ ना कुछ आएगी, लिवर की भी आएगी, हमारी पूरी बॉडी की भी कोई ना कोई आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यस सर सेम क्वेश्चन, किसका, सदफ के जैसा, मतलब बर्ड का भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होगा, हर एक चीज का होगा बेटा, हर एक चीज का होगा। लेकिन आपको यह समझना है, फिर वही बात है, बर्ड कोई एक ऑर्गन नहीं है। आपको ये क्यों नहीं समझ में आएगा, अच्छा लो ऐसे बनाओ, ये केवल मैंने शूट बनाया, ठीक, यहां से ये लीफ है, गलत हो गया, ठीक, यहां पे तो ये मेरिस्टेम हो गया, शूट का मेरिस्टेम, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे ये लीफ है, एक नोड से मैं मान के चल रहा हूं कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होगा तो एक नोड से एक लीफ निकलेगी, ये दूसरी है, ये तीसरी लीफ है, ये चौथी लीफ है, ठीक। अब समझना क्या है, ये जो एक लीफ लिखी है, फॉर एग्जांपल मैं लीफ लिख ले रहा हूं, हालांकि ये लीफ प्राइमोडिया है, ये जो एक लिखा है इसमें भी पूरी एनाटॉमी, मतलब इसको भी जब आप खोल के देखोगे तो ये यहाँ पे ये इसकी एपिडर्मिस है। लीफ में दो एपिडर्मिस होती है, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे इसका कोई ना कोई जाइलम फ्लोएम होगा, वेस्कुलर टिश्यू, और बीच में कोई ना कोई मीजोफिल सेल यानी ग्राउंड टिश्यू आएगा, जो भी आप पढ़ोगे। तो एक जो लाइन आपने बनाई है, ये लाइन का भी ये पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें दो एपिडर्मिस हैं, आउटर और इनर, अपर लोअर एक्चुअली होती है। फिर ऐसे हजारों लीफ हैं तो हजारों लीफ की होंगी। और जो आपने ये शूट बनाया व्हाइट लाइन, तो इस व्हाइट लाइन में भी सबसे बाहर जो आएगा वो एपिडर्मिस है ना। और जो अंदर यहाँ पे आएंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, शूट मेरिस्टेम। नीचे जो आएंगे वो परमानेंट टिश्यू होंगे लाइक दिस, और बीच में इंटरकैलरी और वो सब जो भी कुछ होगा। अब इमेजिन करो कि कितनी एपिडर्मिस एक बर्ड के अंदर है जो आप बोलना चाह रहे हो, है ना। आ रही बात समझ में। हर एक कॉलोनी का गेट होता है और हर एक घर में भी गेट होता है, लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे, मान लीजिए दिल्ली को आप ऊपर से देख रहे हो, मींस एक हेलीकॉप्टर में मान लीजिए बैठ के देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ कॉलोनी का गेट दिखाई देगा, घर का गेट नहीं दिखाई देगा। ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूं मैं। और जब एक कॉलोनी का गेट दिखाई देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि सर पूरी कॉलोनी में एक ही गेट है। एक्चुअली पूरी कॉलोनी में एक गेट नहीं है, हर एक घर के अंदर भी गेट लगा हुआ है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो, आप एक बड़ी चीज को देख रहे हो। जब आप एनाटॉमी की बात कर रहे हो तो सबसे पहले यही तो लिखा था कि एनाटॉमी आपको नेकेड आई से तो दिखेगा ही नहीं, आपको सेक्शन कट करके रिजॉल्विंग पावर लेंस लगा के उसको बड़ा करना पड़ेगा, तब आप यहां तक पहुंचोगे। तो अगर एक बर्ड के अंदर एक स्टेम और एक 100 लीफ हैं, तो 100 लीफ के अंदर 200 एपिडर्मिस हो गई, और एक स्टेम के अंदर भी अपनी एपिडर्मिस अलग से होगी। आई बात समझ में। जल्दी रिप्लाई करो, सरफराज और सदफ सेम क्वेश्चन लिखा है आप लोगों ने। अभी और कुछ इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता आपको, तो आप ओके ही लिखना क्योंकि और कुछ नहीं आ सकता इसमें, है ना। यस सर, क्लियर नाउ। हो गया। सदफ अंसारी, आया समझ में। जी सर, हिमांशी ने लिख दिया। हिमांशी को भी डाउट था क्या। ओके चलो आगे चलते हैं। जगह पे तो जो स्पेस था उस पे तो आपने बर्ड का डायग्राम बनवा दिया है ना। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अपने टॉपिक पे आते हैं। एपिडर्मिस मैंने क्या लिखा था अभी, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पैरेन्काइमेटा, सिंगल लेयर्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट स्पेस। ठीक, चलिए आगे चलिए, एपिडर्मिस को डिटेल में देखते हैं। ये लिखा हुआ है आउटर मोस्ट है,
सिंगल लेयर्ड, इलोंगेटेड, पैरेन्काइमेटस, कॉम्पैक्टली अरेंज, सब अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्या याद रखना है आपको, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल याद है, जब आपको मैंने कॉलन काइमा और स्केलेरन काइमा के बारे में बात की थी तब कहीं ये बात थी। और आपको मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ाया था मैंने कई बार कि लीफ के ऊपर वैक्सी मटेरियल होगा, नहीं है तो याद रखिए। तो ऑफन का मतलब है, ऑफ्टन मीन्स क्या हुआ कि अक्सर, ऐसा नहीं कि हर जगह। जब आप एपिडर्मिस बनाओगे तो एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की लेयर प्रेजेंट है, जैसे हमारी स्किन के ऊपर भी आपने वैसलीन लगा दिया तो एक वैक्सी लेयर हो गई। इसका काम क्या होगा, स्किन में जो मॉइस्चर है वो एवोपोरेट ना कर पाए। तो ऐसे ही लीफ या स्टेम जहां पे भी ये एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस सेल्स के अंदर जो वाटर है वो एवोपोरेट ना कर पाए, इसके लिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने एक वैक्स की लेयर लगा दी जिसको नाम, वैक्सी सब्सटेंस का नाम क्या दिया गया, क्यूटिकल। तो यूजुअली क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द केस में एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की लेयर है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इटैलिक में, याद रखिएगा। क्यूटिकल कभी भी रूट में नहीं हो सकती, बिकॉज रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। अगर आपने रूट के एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स लगा दिया तो पानी अंदर कैसे आएगा, वैक्स तो वाटर को रेपेल करेगा ना, वैक्स इज इम्परवियस टू वाटर। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, मोस्ट ऑफ द केस में क्या है, इन सबसे वाटर का लॉस ना हो, वाटर लॉस बिकॉज ऑफ एवोपरेशन ना हो, इसलिए नेचर ने एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर लगा रखी है जो एक तरीके से प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है, और इट्स चेक्स द वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। मत कर दीजिएगा बिकॉज यहाँ स्टोमेटा नहीं है ना, हमेशा रहता है ये कि वाटर लॉस के नाम पे आपको एक वर्ड याद आता है कि सर ट्रांसपिरेशन है। वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन तो है ही, वाटर लॉस तो गटेशन भी होता है, वाटर लॉस तो एवोपरेशन भी होता है। कहाँ क्या अप्लाई करना है वो भी तो सीखना है। तो यहाँ स्टोमेटा नहीं पढ़ रहे कि आप सीधे वाटर लॉस आया तो स्टोमेटा लिख दिया, स्टोमेटा की तो कोई बात ही नहीं हो रही अभी। अभी क्या बात हो रही है कि नॉर्मल एक स्टेम के ऊपर या नॉर्मल एक फ्लावर का पेटल है फॉर एग्जांपल, अब एक फ्लावर का पेटल एक लीफ के बराबर होता है तो उसमें 2 एपिडर्मिस हो जाएंगी। तो अगर आप फ्लोरल पेटल का डायग्राम बनाओगे, एनाटॉमी का सेक्शन कट करके देखोगे तो उसमें आपको मान लीजिए कोई क्यूटिकल की लेयर दिखाई दे रही है, तो उसका काम क्या है कि पेटल से वाटर एवोपरेट ना कर पाए। ट्रांसपिरेशन की बात नहीं है, एवोपरेशन की बात है। तो एवोपरेशन में वाटर लॉस ना हो, इसके लिए नेचर ने एक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर दे रखी है, और ये रूट में नहीं होगी। रूट में क्यों नहीं होगी, क्योंकि रूट के थ्रू तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना। फरहीन ने लिखा है सर लीफ को जो शाइन वाला पार्ट है वो होता है क्यूटिकल, या डल वाला सरफेस पे, या दोनों साइड होगा, है ना। जब आप लीफ का डायग्राम बनाओगे तो लीफ में दोनों तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट है ना, दोनों तरफ आएगा डायग्राम में, है ना। आप एनसीईआरटी में अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, है तो मेरे पास भी लेकिन बहुत आगे आएगा वो डायग्राम, लीफ का डायग्राम। लीफ के डायग्राम में जब आप देखोगे तो दोनों तरफ क्यूटिकल बनाएंगे हम, है ना। ये चीजें रिपीट भी होंगी, अभी तो हम टिश्यू सिस्टम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब आप पूरा डायग्राम देखोगे लीफ का तो उसमें आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्यूटिकल दिखाई देगी। स्टोमेटा के ऊपर क्यूटिकल नहीं होती, स्टोमेटा पे वैक्स लगा दोगे तो वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें अपने आप भी सोचने की जरूरत है कि कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है। क्लियर। फिर एक नई चीज आ गई, रूट की एपिडर्मिस को एक नाम दे दिया गया अलग से, इसको क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा या पिलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस। ये क्या है बेसिकली, ये रूट एपिडर्मिस है। रूट की एपिडर्मिस को एक नाम भी दिया गया है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एपीब्लेमा, पिलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस। राइजो रूट के लिए आता है, डर्मा लेयर, तो रूट के ऊपर जो लेयर है वो राइजोडर्मिस हो गई। पिली आपने कहीं बैक्टीरिया में पढ़ा था कि वो माइन्यूट अपेंडेजेस होते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी वो अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, तो मे बी पेलीफेरस लेयर। किसी और साइंटिस्ट ने इसको एपीब्लेमा भी कहा था। तो ये तीनों वर्ड याद रखना है। एपीब्लेमा एनसीईआरटी में आगे यूज किया गया है कि रूट एपिडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एपीब्लेमा, पेलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लीफ में 2 एपिडर्मिस हैं, एक अपर और एक लोअर। यहां ये भी समझ लीजिए, आज ही बाद में मत करिएगा, ये अपर और लोअर हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। मान लीजिए एक लीफ को मैंने पकड़ा हुआ है तो एक अपर सरफेस हो गई, एक लोअर हो गई। अगर आप उस लीफ को उल्टा पकड़ लो
तो मेरा जो अपर था वो आपके लिए जो है वो लोअर बन जाएगा, और मेरा जो लोअर था वो आपके लिए अपर हो जाएगा। तो ऐसे तो सारी बॉटनी गलत हो जाएगी। तो एक्चुअली वर्ड क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, अगर आपने लीफ को सही तरीके से पकड़ा है तो मेजॉरिटी ऑफ द केस में अपर का मतलब होता है एडेक्सियल। जो नाम याद रखना है वो यही याद रखना है, एक्चुअली वर्ड यही है। और जो लोअर वाली होती है वो एबैक्सियल कहलाती है, एपिडर्मिस। तो लीफ में दो एपिडर्मिस हो गई, एक होती है एडेक्सियल एपिडर्मिस और एक एबैक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल वो होती है जो अपर है, एबैक्सियल वो जो है वो लोअर है। अपर लोअर जब भी कंफ्यूजन हो कि सर अपर लोअर में गड़बड़ हो रहा है तो आपको याद ही नहीं रखना, आपको जो राइट टर्म याद रखने हैं वो एडेक्सियल और एबैक्सियल। आगे भी जो लीफ का डायग्राम पढ़ोगे तो उसमें नाम दे रखे होंगे एडेक्सियल और एबैक्सियल। तो ये दोनों वर्ड याद रखने हैं कि लीफ में दो एपिडर्मिस है, वन इज कॉल्ड एडेक्सियल, अदर इज कॉल्ड एबैक्सियल। अगर लीफ को सही तरीके से होल्ड किया तो मेजॉरिटी ऑफ द केस में एडेक्सियल सरफेस बनती है अपर, एबैक्सियल बनती है लोअर। अब जैसे मान लीजिए लीफ मॉडिफाई हो गई, अब आपने क्या किया कि लीफ को तो चेंज कर दिया टेंड्रिल में, अब तो मेरे से ही गलत हो जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि टेंड्रिल में ऊपर क्या है और नीचे क्या है? तो स्प्रिंग हो गई ना, है तो लीफ। तो इसका मतलब मुझे भी एनाटॉमी पे जाना पड़ेगा, इसका सेक्शन कट करके देखूंगा तब बताऊंगा कि इसमें एडेक्सियल क्या है, एबैक्सियल क्या है। लेकिन अगर नॉर्मल लीफ है, मैंगो या गुआवा की लीफ है, पीपल की लीफ है, तो 99.99% मैं सही तरीके से होल्ड करूंगा। मुझे पता है कि ये एडेक्सियल, ये एबैक्सियल, आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए अपर लोअर याद रख सकते हैं, इट्स गुड, बट गलती मत करिएगा। अपर की जगह राइट टर्म एडेक्सियल है, लोअर की जगह राइट टर्म एबैक्सियल है ना। ये तो बात हो गई एपिडर्मिस की। अब चलते हैं इससे बनने वाले स्ट्रक्चर। एपिडर्मिस में जो रूट में स्ट्रक्चर बनता है, मान लीजिए ये रूट की एपिडर्मिस है, ये एक रूट की एपिडर्मिस है, तो मैंने ये सेल्स बना दी, कॉम्पैक्टली अरेंज, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर बना दिया। अब होगा क्या, इस सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इससे स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रूट हेयर। रूट में रूट हेयर होते ही है, एक ही सेल है ये, तो ये कैसा हो गया? यूनिसेलुलर हो गया। रूट हेयर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ऑब्वियस है केवल रूट में ही होंगे, स्टेम और लीफ में तो होंगे नहीं। तो रूट हेयर सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। क्यों बने गए? क्यों नेचर ने ये बनाए हैं? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। किस काम के लिए? फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। जैसे ऑलरेडी आपने मॉर्फोलॉजी में बनाया ही था कि रूट में जो इलॉन्गेशन जोन के पीछे हमने बनाया था कि यहाँ पे जो बाहर वाली सेल होगी केवल उससे एक्सटेंड करके बाहर की तरफ जगह है, तो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर बना दिए गए, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट हेयर। निखिल किशोर, फिर मोनोकॉट लीफ में तो सेम होंगे या दोनों साइड होंगे? क्या चीज, क्या सेम होंगे और क्या दोनों साइड होंगे? निखिल रिप्लाई करो बेटा, किस रेफरेंस में लिखा है आपने? सर मोनोकॉट लीफ में तो सेम होंगे ना दोनों साइड। क्या सेम होने की बात हो रही है? क्यूटिकल या स्टोमेटा? सरफराज लीफ के दोनों साइड, एडेक्सियल और एबैक्सियल। बेटे दोनों दिखाई एक जैसे देंगे, दोनों के स्ट्रक्चर या दोनों की एनाटॉमी तो अलग होगी ना। अपर अपर रहेगा, लोअर लोअर रहेगा। दोनों एक जैसे बना दोगे तो अपर लोअर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना, फिर तो गलत हो जाएगा। दोनों साइड एक जैसे होने का मतलब क्या समझते हो आप? दोनों साइड एक जैसे होने का मतलब है हमें बाहर से देखने में, फिर वही बात है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का अगर बेसिक डिफरेंस ही नहीं समझ पाओगे तो करोगे कैसे? दोनों साइड एक होना या दोनों साइड अलग होना, ये हमें बाहर से, मैंने अभी अब थोड़ी देर क्या बोला कि अगर मैं सही से पकड़ूंगा, मतलब मैं देख के ही तो पकड़ूंगा ना। एनाटॉमी के लिए तो मुझे लीफ का टिश्यू चाहिए होगा ना, तब मेरे पास लीफ थोड़ा ना रहेगी। मुझे आप एक रैंडम दे दें, सर एक स्लाइड बनी बनाई है, इसमें बताइए सर एपिडर्मिस ऊपर की कौन सी है, नीचे की कौन सी है, मुझे लीफ तो नहीं दिखाई ना आपने। तब भी मैं दोनों को अलग करूंगा ना कि ये एडेक्सियल है और ये एबैक्सियल है। किस बेस पे करूंगा? कोई होगा क्राइटेरिया जो मुझे पता है, हो सकता है आप भी पढ़ो। तो मॉर्फोलॉजिकली अलग चीज है। मॉर्फोलॉजिकली मुझे दिखाई देता है कि हाँ गुआवा की लीफ या आम की पत्ती है तो एक तरफ डार्क ग्रीन होती है,
एक तरफ थोड़ी सी कम ग्रीन होती है। मनी प्लांट की लीफ हमने देखी है नेचर में, तो एक तरफ ऐसी है, दूसरी तरफ ऐसी है, लेकिन जब ग्रास की देखते हैं तो दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है। तो दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसको जबरदस्ती एनाटॉमी में क्यों लेके आते हो? एनाटॉमी के लिए आपको उसका सेक्शन कट करना पड़ेगा। जब लीफ का सेक्शन कट करोगे तो उसमें आपको बाहर वाली चीज कहां से दिखाई देगी? इतनी देर से यही तो डिस्कस कर रहे हैं। या तो मैं समझा नहीं पा रहा या आप नहीं समझ पा रहे, कोई तो चीज है ना। ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं समझा पा रहा है ना, ये मत मानिएगा हमेशा कि नहीं सर तो सही समझा रहे हैं, हम ही नहीं समझ पा रहे। इट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट हो क्या रहा है कि मुझे लगता है कि इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि मेरे हिसाब से बड़ी सिंपल सी चीज है कि जो मॉर्फोलॉजिकली है वो एनाटॉमिकली नहीं, जो एनाटॉमिकली है वो मॉर्फोलॉजिकली नहीं। सबसे सिंपल एग्जांपल तो दिया आपको मैंने। मान लीजिए कोई यूनेस्को या WHO है, वो फंडिंग क्या यमुना विहार के लिए या भजनपुरा के लिए देता होगा? वो तो दिल्ली के लिए भी फंडिंग नहीं देता अलग से, बहुत बड़ी स्टेट है, सबको लगता है दिल्ली दिल्ली दिल्ली, बट दिल्ली के लिए कुछ आता है क्या? वो सिर्फ इंडिया को देता है। अब जो इंडिया को मिल रहा है वो यमुना विहार के लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है क्या? नहीं है। इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो यमुना विहार को दिया जाएगा वो यमुना विहार के लोगों को मिलेगा ना, क्योंकि वो भजनपुरा को नहीं मिलेगा। यमुना विहार का जो छोटा मोटा नेता होगा वो यहां के लिए काम करेगा, वो किसी और एरिया के लिए क्यों करेगा? लेकिन जो दिल्ली का सीएम है उसे सबके लिए काम करना है। जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है पीएम, उसे पूरे इंडिया के लिए काम करना है, नॉट ओनली फॉर दिल्ली। तो जब दो लेवल ही अलग है तो दोनों लेवल को क्यों मिक्स करना? हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो ये हायरार्की नहीं एग्जिस्ट करती। आप कभी भी हायरार्की क्यों बनाते हैं? अगर आप जबरदस्ती ये कहें कि सर एनिमल किंगडम के कैरेक्टर मुझे होमो सैपियंस पे अप्लाई करने हैं, हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एनिमल लिविंग होता है, लोकोमोट करता है, जो भी पढ़ा है अपने एनिमल के कैरेक्टर वो हमारी बॉडी पे हो जाएंगे। क्या होमो सैपियंस के कैरेक्टर सारे एनिमल पे अप्लाई कर लोगे? आप बताओ, होमो सैपियंस के कैरेक्टर सारे अप्लाई कर लोगे? इवन होमो सैपियंस के कैरेक्टर क्या होमो निएंडरथैलस पे अप्लाई कर लोगे? वो तो दोनों होमोजीनस कॉमन है, खाली स्पीशीज ही अलग अलग है। नहीं कर सकते। आपने पढ़ा तो था हायरार्की में कि जितना लेवल में नीचे जाओगे सिमिलरिटीज बढ़ती चली जाएंगी। तो आप भी तो यही कर रहे हो। आप मॉर्फोलॉजी यानी नेकेड आई से देख रहे हो। नेकेड आई से एक फ्लावर को देखना और उसकी एनाटॉमी स्टडी करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। दोनों कैसे अप्लाई कर लोगे, है ना? क्या लिखा इतनी देर में आपने? क्या डिस्कस चल रहा है? चलो, निखिल ने क्वेश्चन किया था सर मोनोकॉट लीफ में सेम होंगे ना दोनों साइड? सरफराज ने कहा लीफ के दोनों साइड एबैक्सियल एडैक्सियल साइड डिफरेंट होंगे। सर लीफ में क्यूटिकल प्रेजेंट है होल लीफ में एक्सेप्ट स्टोमेटा। शिवानी ने, ये ठीक है बेटा, शिवानी का हो गया क्वेश्चन का आंसर। लीफ में क्यूटिकल प्रेजेंट होगी पूरी लीफ पे एक्सेप्ट स्टोमेटा। अभी के लिए मैं यही मान लेता हूं, लीफ में स्टोमेटा की जगह कोई और स्ट्रक्चर हुआ तो उस पे भी नहीं आएगा, बट जहां पे भी है आपकी बात पूरी हो गई। अभिषेक ने लिखा है भाई मॉर्फोलॉजी मत लेकर आ यहाँ पर, गैमोडिक्ट, ये क्वेश्चन नीट में आएगा क्या? शिवानी जैन, हाँ ये आ सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि स्टोमेटा पे क्यूटिकल नहीं होती। ये बुक में आपके आगे मिल जाएगा आपको, है ना? स्टोमेटा के ऊपर क्यूटिकल बना दोगे तो काम कैसे चलेगा? स्टोमेटा के अलावा प्रेजेंट होगी। आगे कंटिन्यू करो, अब क्लियर हो गया। सर प्लीज कंटिन्यू, टाइम ओवर हो गया क्लास का, प्रशांत ने लिखा हुआ है। टाइम तो बेटा आपका 1 बजे खत्म होगा, 1 बजे ही क्लास ओवर होगी, 11:30 से 1, फिर आगे आपकी क्लास उसी सीक्वेंस में आगे मूव कर जाएगी, ठीक है? शिवानी का डाउट बेटा, एक बार आप एनसीईआरटी लाओ फटाफट, जहां भी अरेंज होगी आपके पास एनसीईआरटी लेके बैठा करिएगा आप लोग क्लास में, ठीक है? तो क्योंकि जो आगे के डायग्राम है वो अगर आपको अभी देखने हैं तो आप अपने पेज पलट सकते हो। आप लीफ का डायग्राम देख सकते हो। लीफ में दोनों एपिडर्मिस पे दोनों क्यूटिकल बनी हुई है, और जहां लीफ में स्टोमेटा दिखाया गया है उसके ऊपर क्यूटिकल नहीं है। क्लियर? और वो सही दिखाया गया है। हमारी बात क्या थी कि रूट हेयर कैसा स्ट्रक्चर है? रूट हेयर सिंगल सेल का है। वाटर के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने की बात है, सरफेस एरिया वाटर एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। फिर आएगा ट्राइकोम। ये अब मान लेते हैं कि ये स्टेम शूट सिस्टम है। मैंने बेटा स्लाइड भी बहुत कायदे से लिखी हुई है, मतलब जिस चीज पे क्वेश्चन आता है या जहां जहां पे किसी स्टूडेंट को डाउट होता है, मेरे 17 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मैंने सब लिख रखा है। आप एक बार आराम से चीजों को पढ़िएगा,
आपको शायद पीडीएफ भी मिलता होगा और शायद आपको वीडियो लेक्चर तो मिलता ही होगा। तो आप आराम से चीजों को देखिए, सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हार्डली कुछ ऐसा होगा एक बार लिख दिया होगा तो बार बार नहीं लिखा होगा, जहां पे कहीं ना कहीं मैंने लिख रखा होगा। अब जैसे यहाँ पे आप ये कहें कि सर एपिडर्मल हेयर मान लीजिए पूछा जाए आपसे, तो एपिडर्मल हेयर तो ये भी है बट ये रूट के लिए है और ट्राइकोम केवल शूट के लिए है। शूट में स्टेम भी आएगा, ब्रांच भी आएगा, लीफ भी आएगा, ये चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये रूट पे नहीं आएगा, ट्राइकोम रूट पे नहीं हो सकते और रूट हेयर शूट पे नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। दोनों पॉसिबिलिटी है। यूजुअली मल्टी सेलुलर लिखा हुआ है, होने को सिंगल सेल के भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये स्टेम की एपिडर्मिस है, ये स्टेम में आपने एक एपिडर्मिस बना दिया। अब इनमें से कुछ एपिडर्मल सेल जो है वो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में चेंज हो गई और ये मल्टी सेलुलर है एपिडर्मिस ही, तो ये कर्व हो गया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहीं पे इसको पॉइंटेड बना देते, मैंने दोनों एक साथ बना दिए हैं, बुक में अलग अलग है, यहां लिखा है दे में भी इसको आप लिखोगे तो ये कर्व्ड है या हुक्ड लिख सकते हैं और ये पॉइंटेड है। अब ये पॉइंटेड होने का मतलब स्पाइन नहीं है, थॉर्न नहीं है, ट्राइकोमी कहलाएगा, शेप में पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये स्ट्रक्चर बनेगा कर्व या हुक तो ये सॉफ्ट होगा, ये हार्ड होगा, स्टिफ, ये लिखा हुआ है सॉफ्ट या स्टिफ। ब्रांच या अनब्रांच डिपेंड करता है कि मान लीजिए यहां पे आपने एक ब्रांचिंग कर दी, दैट इज ऑल्सो ए पॉइंटेड स्ट्रक्चर, तो ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकते हैं। इवन कई बार ये सिक्रीटरी फंक्शन के भी होंगे, सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अलग अलग केस हैं। ट्राइकोम ब्रांच, अनब्रांच, सिंगल सेल, रेयर, मोस्ट ऑफ द केस में मल्टी सेल के हैं। लॉन्ग स्टिफ हो सकते हैं या कर्व हुक के जैसे हो सकते हैं। दे मे बी हार्ड, पॉइंटेड और मे बी सॉफ्ट, समटाइम्स मे बी सिक्रीटरी, क्योंकि हमें पूरे शूट सिस्टम पे लेना है तो किस पे क्या प्रेजेंट है उस पे नहीं जाना, लेकिन एक इन जनरल देखना है कि हाँ ट्राइकोम होते हैं। तो ट्राइकोम आप उस तरीके से समझ सकते हो, है ना। तो अब इनका फंक्शन क्या है उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए। अगर ये कर्व या हुक है तो अगेन ये प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जब ये कर्व स्ट्रक्चर बनेगा तो यहां स्टोमेटा नहीं होंगे और स्टोमेटा नहीं होगा तो यहां से कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। अगर ये पॉइंटेड या स्टिफ है तो ये प्रोटेक्टिव भी हो गए फंक्शन के हिसाब से, तो दोनों फंक्शंस भी आ गए कि हाँ किस किस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर सर, रिकॉर्डेड सेक्शन को अपडेट करा देना, उसमें ओनली लेक्चर 18 तक प्रोवाइडेड है बेटे, वो कंसर्न टीम कर लेगी। आप मेरी क्लास के बाद भी कंसर्न टीम को डायरेक्टली बोल सकते हो कि हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर या हमारी पीडीएफ, हमारे डीपीपी को कोई लेके कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते। डीपीपी और क्वेश्चन पेपर, केवल ये मेरा कंसर्न है, एक्सेप्ट द क्लास। क्लास के बाद आप मुझसे दो चीजों के लिए कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक, डीपीपी, स्टडी मटेरियल लाइक दिस, जो भी हमारे कंटेंट से रिलेटेड है। अपलोड क्या हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज ऑफिशियल कंसर्न। अटेंडेंस शीट आई नहीं आई, ऑफिशियल कंसर्न है। एवरीथिंग एल्स अदर देन बॉटनी आप ऑफिशियल टीम से बात कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरा ऑफिशियल टीम से इंटरेक्शन नहीं होता ना, मेरा कोई बहुत ज्यादा ऑफिस के लोगों से है। ऑफिस के लोगों का मतलब है कि ऑफिस में जाना ही नहीं होता है ना, हम क्लास पढ़ा रहे हैं, ऑफिस में जो टीम बैठी है वो क्या कर रही है एक सेकेंडरी मैटर है। आप उन्हें एक हिंट दे दीजिएगा वो कर देंगे आपको, है ना, हो जाएगा। सो ये सारी चीजें आपको ट्राइकोम के हिसाब से याद रखनी है। क्लियर। और मॉडिफिकेशन क्या है हमारे पास, एक और आ गया थर्ड मॉडिफिकेशन। सब एपिडर्मिस से ही बन रहा है, कहीं पे भी आपको दूसरी लेयर पे नहीं जाना। एपिडर्मिस सिंगल लेयर थी तो उसी लेयर, एक ही लेयर से चेंजेस करते जा रहे हैं। अंदर क्या है अभी हम उस पर कहीं गए नहीं है, हमने केवल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को अभी पकड़ा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स। ये क्या होती है, ये साइज में बड़ी है, लार्ज है और ग्रुप में होंगी, मतलब एक नहीं होगी। जैसे रूट हेयर सिंगल होता है, ट्राइकोम मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारी सेल से मिलके बना, ऐसे ही मोटर सेल्स क्या होंगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी सेल का एक ग्रुप है। ड्राई सीजन में क्या होता है कि मेन चीज क्या है इनमें कि ये कहां मिलेंगी, आपको पहले ये याद रखिए, इन द लीफ ऑफ जीरिक ग्रासेस। जीरिक का मतलब जो ड्राई इन्वायरमेंट में ग्रो करती हैं। ग्रासेस की लीफ में क्या देखोगे, मान लीजिए ये ग्रास का प्लांट है, ठीक है,
इस पे कोई लीफ है, तो डे टाइम में क्या होता है, लीफ यूजुअली जीरिक ग्रासेस में ये रोल कर जाती हैं डे में, और नाइट में क्या होगा, ये लीफ एक्सपेंड कर जाएगी, ये नाइट में। तो डे में रोल क्यों कर गई और नाइट में अनरोल क्यों कर गई, तो रोलिंग और अनरोलिंग करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीफ में एपिडर्मिस आएगी और एपिडर्मिस में बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स आएंगी। तो एक तो ये देखना है कि ग्रासेस में सारी ग्रास नहीं, जीरोफिटिक ग्रासेस जो जीरोफाइटिक मतलब ड्राई एरिया लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में ग्रो करती होंगी। तो ड्राई सीजन में क्या होगा, क्योंकि वाटर लॉस प्रिवेंट करना है, लीफ पे स्टोमेटा होगा तो फिर वाटर का लॉस होगा। ये तो ड्राई इन्वायरमेंट में ग्रो कर रही हैं, जीरिक हैं, तो इन्हें तो वाटर को कंजर्व करना है। तो फॉर दैट इनमें चेंज क्या हुआ कि ये अपनी सेल्स यानी इनमें जो बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स हैं उनमें क्या करती हैं, उनमें फ्लैसिड और टर्जिड, ये दोनों वर्ड आप इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी तो सिर्फ याद कर सकते हो कि लॉस ऑफ टर्जिडिटी होगी, यानी जब सेल में टर्जिडिटी का लॉस होता है तो इसे बोलते हैं फ्लैसिड, खाली, और टर्जिड का मतलब है फूली हुई, भरी। तो जब फ्लैसिड होगी तो ये रोल कर जाती हैं, रोल कर जाएंगी डे टाइम में, तो वाटर का लॉस नहीं होगा। रात में क्या होगा, ये टर्जिड होंगी, फुल हो जाएंगी, फूल जाएंगी, तो जब ये फूल जाएंगी तो एक्सपेंड करके खुल जाएंगी, तो ये अनरोल हो जाएंगी। तो ग्रासेस में जो रोलिंग और अनरोलिंग की बात हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स। और ये क्यों हो रहा है, ये रहा इसका फंक्शन, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट, क्योंकि लीफ में स्टोमेटा है जहां से ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए उनमें ये चेंज या मॉडिफिकेशन आएगा। क्लियर? तो आपको ये बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स याद रखना है ना। ओके 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 ओके, रिकॉर्डेड सेक्शन हो गया। समीर, कोई सर कोई ग्रुप भी है? प्रवीण, कूल बेटे, मुझे ग्रुप का कोई आइडिया नहीं है। अभिषेक सर, टेस्ट के 3 क्वेश्चन में डाउट है। अभिषेक कल पूछते हैं। यस यस यस, लाइक इन डेजर्ट जीरोफाइट व्हाई इट इज कॉल्ड मोटर सेल्स। अब ये क्या क्वेश्चन हुआ, मोटर सेल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जैसे मोटर चलता है वैसे ये भी अंदर बाहर होती है, सिंपल मान लीजिए, है ना। कभी भी हमारे लिए ये वर्ड नहीं आने चाहिए कि ये मोटर सेल क्यों है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन वैलिड है, फिलहाल इनवैलिड है बिकॉज टाइम कम है, और आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि इनको मोटर सेल क्यों कहते हैं, इनको मोटर सेल क्या करती हैं, कैसे कैसी। ये 2020 का ही क्वेश्चन है कि मोटर सेल्स या बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं, इनमें टर्जिडिटी की वजह से, नीट का ही क्वेश्चन है, तो इनमें टर्जिडिटी की वजह से लीफ में रोलिंग और अनरोलिंग होती है ना। तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ एपिडर्मल सेल हैं जो ये काम करती हैं, है ना। प्लीज एड मी ऑल्सो एट द रेट ब्यूटी कुमारी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोटर या बुलीफॉर्म सेल्स। इसके बाद एक और आएगा, दैट इज वेलामेंट टिश्यू। अब ये वेलामेंट टिश्यू क्या है, हम नीचे से चलते हैं। ऑर्किड और एपीफाइट्स के अंदर मैंने आपको रूट्स पढ़ाई थी, कैसी रूट्स होती हैं बताओ फटाफट, इनकी रूट्स कैसी होती हैं। ऑर्किड में रूट्स कैसी होती हैं, प्रेजेंट इन एयर, कहते क्या है बेटा, विश्वजीत रॉय। एरियल रूट्स, अभिषेक सिंह, प्रवीण अपने नंबर को सेंड करने में लगे हो बेटा, ग्रुप में बाद में ऐड हो लेना। एडवेंटिशियस रूट्स तो बेटा बहुत सारी जगह होती हैं, सरफराज ऐसे आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा। विश्वजीत रॉय ने एरियल लिखा हुआ है, मैं खुद ही लिख देता हूं, एरियल और हैंगिंग रूट्स, या इनको आपने एपिफिटिक रूट्स बोला था, पढ़ा रखा है आपको मैंने एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन में। तो मान लीजिए कि ये रूट हैंग कर रही है, और इनका काम क्या था, एटमॉस्फेयर में जो वाटर के वेपर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। तो ये जो रूट है इसमें क्या होगा, यहाँ पे एपिडर्मिस पे स्पेशल टाइप का टिश्यू होगा, इसको हम बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। इस वेलामेंट टिश्यू का काम क्या है, इस वेलामेंट टिश्यू का काम यह है कि एटमॉस्फेयर से वाटर के वेपर को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये स्पेशलाइज्ड वाटर एब्जॉर्बिंग टिश्यू हो गया। हालांकि प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर भी है, क्योंकि जब टिश्यू ऊपर आएगा तो अंदर की जो सेल्स हैं, एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स आती हैं उन्हें कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टिकल सेल्स से एवोपोरेशन ना हो ये भी देखना है, और एटमॉस्फेयर में जो सराउंडिंग में वाटर के वेपर्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब भी करना है।
तो उस टिश्यू को नाम दिया गया वेलामेन टिश्यू, है ना। तो वेलामेन टिश्यू ऑर्किड्स के अंदर प्रेजेंट होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के मॉडिफिकेशन में आएगा। एपीफाइट उनकी हैबिट है, प्लांट के ऊपर प्लांट, इसलिए वो एपीफाइट है। एग्जाम्पल ऑर्किड्स, ऑर्किड में एग्जाम्पल मैंने आपको बांडा भी लिखाया था, आप एपीफाइट से ऑर्किड्स याद कर सकते हैं। तो हमने एपिडर्मिस पढ़ा, और एपिडर्मिस से बनने वाले स्ट्रक्चर में आपने रूट हेयर जो रूट में प्रेजेंट है, ट्राइकोम जो शूट में प्रेजेंट है, मोटर या बुली फॉर्म सेल्स जो जीरिक ग्रासेस की लीफ में प्रेजेंट है, हर जगह मत कर दीजिएगा, जीरिक ग्रासेस, दोनों चीजें याद रखिएगा। वेलामेन टिश्यू हर जगह नहीं है, ऑर्किड की रूट में प्रेजेंट है। और फिर एक और इसमें पढ़ेंगे आप मॉडिफिकेशन, स्टोमेटा, जो मोस्ट ऑफ द लीफ के अंदर प्रेजेंट है और कुछ स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के मॉडिफिकेशन में, वो स्टोमेटा है, ये कल पढ़ लीजिएगा। क्लियर? कल हम स्टोमेटा, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, इन सब पे जाएंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी लेके बैठिएगा सारे बच्चे अपने आप, है ना। और हमेशा से याद रखिए, जब भी क्लास में आए, आप जहां से भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, सो दैट कि किसी चीज को एक्सेस करना है तो आप इजीली कर सकें, है ना। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू और हैव ए नाइस डे। हाँ, 3 क्वेश्चंस में जिनको डाउट था, अगर वो ग्रुप में कर सकते हैं डिस्कस, तो ग्रुप में कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कल डेफिनेटली आप मुझे कल क्लास होने से पहले डाउट पूछिएगा, है ना। क्लियर? जिनको भी डाउट हो वो क्लास से स्टार्ट होने से पहले पूछेंगे तो रहेगा, बिकॉज क्लास शुरू हो जाती है तो फिर हम अपने कंटेंट को डिलीवर करने में लग जाएंगे।